प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। थैंक यू सो मच। चैप्टर 1506 द लॉर्ड ऑफ डीमंस एंड गोस्ट्स। लियांग्यू ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन अपनी मजबूत बॉडी के बावजूद वो इस रिस्ट्रेंट से खुद को आजाद नहीं कर पाई। उसका शरीर लगभग हिल भी नहीं पा रहा था। झंग यी ने अपनी आंखें संकरी की और म्यूजियम के दरवाजे की तरफ देखा, क्योंकि उसे वहां एक रास्ता खुलता हुआ दिखाई दिया। गोस्ट्स की भीड़ के बीच एक पैसेज बनता जा रहा था, जैसे सभी डीमंस किसी बहुत बड़े इंसान के स्वागत के लिए रास्ता बना रहे हों। अंधेरे और ग्लूमी हॉल में क्राइंग गोस्ट्स और घनी धुंध ने सबको घेर रखा था। झंग यी के कानों में लकड़ी की खड़ाओं की आवाज गूंजी, क्लिक क्लिक क्लिक। कॉम्बैट यूनिफॉर्म की नाइट विजन एबिलिटी से उसने उस अप्रोचिंग फिगर को साफ देखा। वो एक नाटे कद का बूढ़ा आदमी था, जिसने एक भव्य किमोनो पहना हुआ था, ऊंची वुडन क्लॉग्स और कमर पर एक शॉर्ट बट शानदार स्कैबर्ड नाइफ। लेकिन सबसे अजीब बात थी उसका बेहद बड़ा सिर, जैसे कोई कार्टून जैसा डिस्प्रपोर्शन। यांग जिंगसन ने तुरंत शैडो से झंग यी को आइडेंटिफाई कराया। भाई, ये है द किंग ऑफ द नाइट परेड ऑफ 100 डीमंस, गोस्ट्स और डीमंस का मालिक। नाइट परेड ऑफ 100 डीमंस का सबसे खतरनाक अस्तित्व। झंग यी की आंखों में सीरियसनेस आ गई। तो यही है वो जो हमें कंट्रोल कर रहा था। जैसे ही उसने ये कहा, सबका शरीर धीरे धीरे मुक्त हो गया। मात्र 3 सेकंड्स का इमोबिलाइजेशन, पर जब एक ब्लैक चैरिट लेवल एलियन को कोई 3 सेकंड के लिए भी रोक सकता है, तो समझो वो अपोनेंट कितना खतरनाक है। झंग यी के दिल में एक बुरा एहसास उठा, क्योंकि चारों तरफ और भी ज्यादा गोस्ट्स इकट्ठा हो रहे थे। गो, झंग यी बोल ही रहा था कि थिक फॉग में से 2 और फिगर्स उभरे। एक लंबा इंसानी आकार का गोस्ट, सफेद पंखों और लंबी नाक वाला। दूसरा एक पतला सा जवान लड़का, जो सफेद ओनम्योजी रोब्स में नंगे पैर चल रहा था। भले ही झंग यी उनकी एग्जैक्ट पावर लेवल नहीं जानता था, लेकिन जो भी स्लिपरी गोस्ट के बराबर हो, उसकी स्ट्रेंथ को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस वक्त का सिचुएशन झंग यी के अनुमान से काफी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। उसे पहले से पता था कि 100 गोस्ट्स में कुछ बहुत ही खतरनाक लोग हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो वो लड़ भी सकता है। पर ये सब किलेबल नहीं है, तो लड़ाई का कोई मतलब नहीं। सब तेजी से डायमेंशनल गेट की तरफ भागे। उसी वक्त वो नाटा बूढ़ा, जो मुश्किल से 1 मीटर लंबा था, अपनी कमर से तलवार निकालता है, एक फेमस स्वॉर्ड। 1 सेकंड में वो झंग यी के डायमेंशनल गेट के सामने आ खड़ा होता है। पैंग! एक तीखी स्ट्राइक में उसने डायमेंशनल गेट को चीर दिया। फाड़ा, तोड़ा नहीं। गेट अभी यूजेबल था, लेकिन स्प्लिट हो चुका था 2 हाफ्स में। स्लिपरी गोस्ट ने हवा में 2 बार रोल किया और फिर अपनी ट्रेडमार्क नॉटी स्माइल के साथ झंग यी की तरफ कूदा। उसका शॉर्ट नाइफ सीधे झंग यी के सिर की तरफ जा रहा था। अब झंग यी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। गेट बंद कर दूसरों को टेलीपोर्ट करने की कोशिश छोड़नी पड़ी। अब उसे लड़ना था। स्वॉर्ड इन द ट्री। उसके राइट हैंड की ब्रेसलेट एक विशाल प्लांट जाइंट स्वॉर्ड में बदल गई, और बूम, वो तलवार सैकड़ों वाइन थॉर्न्स में बदल गई और स्लिपरी गोस्ट पर ताबड़तोड़ वार करने लगी। पर स्लिपरी गोस्ट की बॉडी बहुत ही एजाइल थी। वो थोरनों के बीच ऐसे नाच रहा था जैसे हवा में बह रहा हो। उसके नाइफ की लाइट ने थॉर्न्स को काटा, लेकिन वो वाइन्स मरने के बजाय सूख गई और नीचे गिर गई। और जब वो वाइन्स काटी जाती थी, तो वो कट की हुई जगह से सोर्स स्वॉर्ड तक डैमेज फैलता चला जाता था। झंग यी ने तुरंत वो वाइन्स तोड़ दी, नई वाइन्स समन की। लेकिन इस छोटा सा गोस्ट बहुत फ्लेक्सिबल था, उसे पकड़ पाना बेहद मुश्किल। झंग यी ने क्लोज रेंज में आते ही अल्टीमेट चाल चली, डिवाइन डोम इन प्यूरिफिकेशन। स्लिपरी गोस्ट की पोजीशन इंस्टेंटली लॉक हो गई। उसका शरीर फ्रीज हुआ और इंटेंस प्रेशर में सिकुड़कर एक बॉल बन गया। झंग यी ने कोई समय नहीं गवाया, जाकर उसे एक जोरदार किक मारा। वो मरा नहीं, लेकिन फिलहाल से छुटकारा मिल गया। मगर उसके बाद जो बाकी 2 थे, वो भी कोई शोपीस नहीं थे। लाल नाक वाला ग्रेट टेंगू झंग यी को घूरते हुए अपनी स्टाफ रेस करता है। डांग! स्टाफ हवा में पॉइंट करते ही एक भीषण स्टॉर्म उठता है, जैसे कोई कैटेगरी 5 हरिकेन। पूरे म्यूजियम की दीवारें हिलने लगती हैं। जमीन के टाइल्स उखड़ते हैं
यहां तक कि कुछ बड़े गोस्ट्स भी हवा में उड़कर झंगी और उसकी टीम पर गिरने लगे। सन लुओ वैंगसियांग अभी भी उनकी एकमात्र रक्षा थी। उसने सब कुछ ब्लॉक किया। उसी समय वो यंग ओनम्योजी लड़का एक विस्फोटक ट्रांसफॉर्मेशन से एक सफेद विशालकाय कुत्ता बन जाता है। टेंस ऑफ मीटर्स टॉल, हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स लॉन्ग। उसके गले में जेड बीड्स लटकी थी जो ग्रीन फ्लेम से जल रही थी। 3 एप्सिलॉन्स। झंगी ने टीथ ग्राइंड करते हुए कहा, अब मामला भारी पड़ रहा है। और तभी दूर से हंसी की एक क्रीपी आवाज आई। वो वही स्लिपरी गोस्ट जो अभी हवा में उड़ाया गया था, अब वापस आ गया था, सीधे डॉगॉट के सिर पर बैठा। वो झंगी और सबको नीचे से देख रहा था, प्लेफुल, मॉकिंग लुक के साथ। बैली चेंकिंग ने बोला, अगर ये सब नॉइज बढ़ता गया तो यूमोटिंग के लोग भी आ जाएंगे, फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। झंगी ने एक नजर डाली और कहा, डिफिकल्ट? डोंट वरी, मैं इन तीनों को संभालूंगा। बाकी गोस्ट्स को तुम लोग संभाल सकते हो, है ना? फाइट योर वे आउट, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। झंगी ने ज्यादा बात नहीं की, सीधे उन तीनों बॉसेस की तरफ कूद गया। वो जानते थे कि वो मुश्किल है, बट ही ऑल्सो न्यू ही कुड हैंडल इट। आखिर वो ब्लैक चैरेट क्लास म्यूटेंट था, एब्सोल्यूट डिफेंस वाला। लेकिन इस पूरे डिस्ट्रक्शन और शोरशराबे ने यूमोटिंग की भी अटेंशन खींच ली थी। जो सोल्जर्स आमतौर पर रात में शैडोज में छुपकर पैट्रोलिंग करते थे, अब दूर से इस फाइट को ऑब्जर्व कर रहे थे। स्ट्रेंजर, अनफेमिलियर फेस, इप्सिलॉन लेवल, शायद हुआशु कंट्री से आया है। अब यूमोटिंग की पूरी टीम एदो सिटी में इकट्ठा हो रही थी, लेकिन कोई भी ज्यादा पास नहीं आ रहा था। गोस्ट्स के साथ उलझने की किसी की हिम्मत नहीं थी। इवन यूमोटिंग के टॉप कैडरे भी रात को बाहर निकलने से कतराते थे। इस खबर ने बिजली की तरह उड़ान भरी। एक इप्सिलॉन क्लास आउटसाइडर एदो में है। ये खबर पहुंची इमॉर्टल माउंटेन तक। इमॉर्टल माउंटेन यानी माउंट फुजी, एदो सिटी के उत्तर में स्थित सबसे पवित्र और सिंबॉलिक स्थान। और वही स्थित है यूमोटिंग का मुख्यालय तेनशू पैलेस। और तेनशू पैलेस के सबसे ऊंचे मंदिर में रहता है यूमोटिंग का मास्टर, जिसका नाम है इविल बॉय। चैप्टर 107, द टम्बलर फेल। इमॉर्टल माउंटेन तेनशुगु के पवित्र मंदिर में पीले बालों वाला दुबला-पतला इविल बॉय चटाई पर क्रॉस लेग्ड बैठा था। उसकी नजर सामने लगे एक बड़े मॉनिटर पर टिकी थी। उसके हाथों में एक गेम कंट्रोलर था और स्क्रीन पर चल रहा था जापान का क्लासिक गेम ड्रैगन क्वेस्ट। दादा दादा कंट्रोलर की आवाजें मंदिर की शांति में गूंज रही थी। पीछे से हाई हील्स की आवाज आई, क्लिक क्लिक। इविल बॉय ने लापरवाही से पॉज बटन दबाया और पीछे देखा। परगेटरी स्टार, डीमन कॉर्ड की एक वरिष्ठ काडरे, उसके पीछे कुछ कदमों की दूरी पर रुकी और एक घुटने पर झुककर बोली, मास्टर, हवाशु कंट्री से आए इप्सिलॉन लेवल एलियन के ट्रेसेस एदो में मिले हैं। इविल बॉय की आंखों में चमक आ गई। हवाशु कंट्री? वहां जहां रोमांस ऑफ द 3 किंगडम्स जैसी महाकाव्य कहानी पैदा हुई थी। उनका कोई आदमी एदो तक आ पहुंचा? हाँ, कितना दिलचस्प है। साइवा युग के युवा के तौर पर इविल बॉय को हवाशु की संस्कृति से बेहद लगाव था, खासकर 3 किंगडम्स की गाथा। उसका एक सपना था, टोटोमी हिदेयोशी की तरह मध्य भूमि, मिडल अर्थ पर चढ़ाई करना। पर अभी तो रात है, वो जरूर उन भूतों में फंसे होंगे, है ना? परगेटरी स्टार ने सिर हिलाया। हाँ मास्टर, वो लोग डालियांगडू म्यूजियम में दिखे और कुछ खोज रहे थे। ओ रियली? इविल बॉय ने अन्य ढंग से जवाब दिया और फिर लकड़ी के फर्श के कोने की तरफ देखा। कमरे में चारों तरफ फिगर्स, पिलोज, होली ग्रेल्स और एदो से लूटी गई कई बेशकीमती चीजें बिखरी थी। उन सब के बीच एक क्रिस्टल बॉक्स में रखा गया एक गोल्डन ड्रैगन स्पेसिमेन भी दिख रहा था। इतनी कीमती चीजें बाहर छोड़ कैसे दूं? परगेटरी स्टार ने सिर उठाकर पूछा। पर मास्टर, हमें बाहरियों के एदो में घुसपैठ पर जवाब देना चाहिए। इविल बॉय ने अपनी दाढ़ी खुजाई और बोला, पहले देखो तो सही, ये लोग 100 डीमंस की नाइट परेड से कैसे बचते हैं। शायद हमें कुछ करने की जरूरत ही न पड़े। या फिर उसने ठुड्डी सहलाई
अगर ये थोड़े बहुत काबिल निकले भी तो उन भूतों से लड़ते लड़ते थक जाएंगे, तब हम अपनी चाल चलेंगे। वैसे भी वो भूत तो दोस्त और दुश्मन में फर्क ही नहीं करते। डालियांगडू म्यूजियम अब पूरी तरह तबाह हो चुका था। एदो की नाइट परेड ऑफ 100 डीमंस को इंसानी इमारतों पर दया नहीं आती। झंगी हवा में उड़ रहा था, रात की स्याही में पीछे मुड़कर तीनों गोस्ट किंग्स को देख रहा था। तभी आसमान से तेज बारिश शुरू हो गई। दूर से यूमोटिंग टीम के जो सदस्य इस सीन को मॉनिटर कर रहे थे, वो तुरंत पीछे हट गए, जैसे वो इस बारिश को छूना भी नहीं चाहते। झंग यी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, कुछ बूंदें उसकी हथेली पर गिरी। कॉम्बैट सूट ने तुरंत एनालिसिस किया। रेन कंटेन्स सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, इफ टच डायरेक्टली डिजास्टर गारंटीड। शुक्र था कि झंग यी ने क्यान लॉन्ग आर्मोर पहना हुआ था, टॉप लेवल प्रोटेक्शन। बारिश में एक और अजीब आकृति आई, एक गोस्ट जिसके सिर पर अम्ब्रेला था और हाथ में ग्रीन लैंटर्न। म्यूजियम के खंडहरों में बारिश इकट्ठी होकर एक पडल बनी और उसमें से निकला एक कछुए की पीठ वाला, सिर पर प्लेट और चोंच वाला राक्षस। झंग यी ने अपनी हथेली की बूंदें निचोड़ी ही थी कि तभी एक सुंदर सिर, मेकअप लगाए हुए, हवा से उड़ता हुआ उसकी ओर आया, पर उसके पीछे सैकड़ों मीटर लंबी नाग जैसी गर्दन। झंग यी ने तुरंत गन निकाली, लॉक किया और एक प्रेसाइज शॉट में उसका सिर उड़ा दिया। उसकी गर्दन कांपती हुई जमीन पर गिर पड़ी। ऊपर से डॉग गॉड के सिर पर बैठा स्लिपरी गोस्ट जोर से हंस रहा था। गई गई गई, उसकी हंसी जैसे डायरेक्टली अंडरवर्ल्ड से आ रही हो। बड़ा लाल नाक वाला टेंगू स्टाफ उठाता है, बूम, आसमान में क्रैक आ जाता है। सफेद बिजली बादलों में चांदी जैसे सांप की तरह दौड़ती है। तूफान और बिजली का टॉर्नेडो सीधा झंग यी की तरफ। झंग यी नहीं हिला, उसने सिर्फ सिर ऊपर उठाया और 3000 डायमेंशनल गेट्स की इनविजिबल परतें उसके चारों तरफ बन गई। टॉर्नेडो सीधा उसके एलियन स्पेस में समा गया। एक आवाज तक नहीं हुई। अटैक पावर अप्रॉक्स 13000। झंग यी ने काम जजमेंट किया। अब मेरी बारी। उसने राइट हैंड उठाया और तीनों गोस्ट किंग्स की तरफ पॉइंट किया। फुल काउंटर अटैक। स्टॉर्म और लाइटनिंग का तूफान अब उनके ही ऊपर लौट आया गया। ग्रेट टेंगू की आंखें फैल गई, वो सीधा उड़ गया। डॉग गॉड ने चारों पैरों से जमीन पकड़कर खुद को रोका। मुंह खोलकर झंग यी पर हमला किया। उसके गले के फ्लेम मकतमा से ऊर्जा उठी और एक एनर्जी कैनन में बदल गई। लाइटनिंग स्टॉर्म और एनर्जी कैनन टकराए। बूम! एदो कैसल के 10 किलोमीटर के रेडियस में हर चीज तबाह हो गई। लोग कचरे की तरह उड़ते गए, उनके लिम्स बिखर गए, शरीर ऐसे बिखरे जैसे प्लास्टिक की थैलियां हों। पता ही नहीं चला कि वो इंसान थे या पपेट्स। उनका डेथ भी उनकी अवेयरनेस को नहीं जगा पाया। नूरा गोस्ट, जो अभी तक डॉगॉड के सिर पर था, अब उसकी आंखों में फोकस आया। उसने गोस्ट स्लेयर स्वॉर्ड निकाली और झंग यी पर झपटा। उसी वक्त वुश! कोई एनर्जी फ्लक्चुएशन नहीं, पर जैसे ही वो स्वॉर्ड खींचता, स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगता। झंग यी जानता था, ये अटैक भले ही फ्लैशी न लगे, पर इसका इफेक्ट भयानक था। उसकी डायमेंशनल गेट इस गोस्ट के सामने ज्यादा काम नहीं आ रही थी। झंग यी ने 2 व्हाइट आउल निकाले, मर्ज किए और एम किया। हैलबर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन, हिज स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल शॉट एनर्जी बर्स्ट। पर जैसे ही वो ट्रिगर दबाने वाला था, वो फेमिलियर फीलिंग दोबारा लौट आई। बॉडी पैरालिसिस। द टम्बलर फेल डाउन। ट्रिगर दबाना नामुमकिन हो गया। झंग यी का बॉडी फ्रीज हो गया। उसी पल स्लिपरी गोस्ट ने एक फ्ली की तरह जंप मारी, सैकड़ों मीटर हवा में उछलकर झंग यी के सामने आ गया। ओल्ड गोस्ट किंग ने अपने होठों पर एक मजाकिया मुस्कान ला दी। फिर उसने गोस्ट ब्लेड को उठाया और झंग यी के सिर पर वार किया। चैप्टर 1508, ताकत का विशाल अंतर। नुरेरा हायोन की तलवार ने सीधे झंग यी के स्पेस डोर को चीर दिया और उसके शरीर की तरफ बढ़ने लगी।
लेकिन जैसे ही उसकी तलवार झंग यी तक पहुंचने वाली थी, झंग यी की आंखों में एक तेज सफेद रोशनी चमकी। नुरेरा हायोन को केंद्र बनाकर आसपास की स्पेस अचानक कोलैप्स हो गई। पुस। बुजुर्ग का शरीर चारों तरफ से एक जबरदस्त ताकत से खिंचकर बीच में आ गया और वो एक बास्केटबॉल जितने बड़े गोले में ट्विस्ट हो गया। झंग यी का शरीर तब भी हिल नहीं रहा था, लेकिन डिवाइन डोमेन प्यूरिफिकेशन को एक्टिवेट करने की कंडीशन बस इतनी थी कि वो 3000 मीटर के अंदर की सभी चीजों को सेंस कर सके। ये देखकर डॉग गॉड ने फिर से अपने मुंह में जबरदस्त एनर्जी कॉन्डेंस की और उसे एक जलती हुई ब्लैक जेड में बदलकर झंग यी की ओर फेंका। लेकिन ये शक्ति कोई असर नहीं दिखा सकी। झंग यी के सामने वो सीधे निकल ली गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 3 सेकंड बाद वो कंट्रोल की फीलिंग गायब हो गई। झंग यी ने बिना समय गवाए हैलबर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन को एक्टिवेट किया और सीधे नुरेरा हायोन पर हमला किया। बूम! वॉइड से एक विशाल काले रंग की भाला हैलबर्ड प्रकट हुई और उस सिकुड़े हुए बूढ़े आदमी को उड़ा ले गई, सीधे अंधेरे आसमान की तरफ। कुछ ही पल में स्लिपरी गोस्ट की परछाई भी नजर नहीं आई। डॉग गॉड जब दोबारा झंग यी पर अटैक करने वाला था, पीछे से एक जबरदस्त दहाड़ सुनाई दी। हुआ ने अपने पंख फैलाए, उसकी पीठ पर छलांग लगाई और उसकी गर्दन पर पूरी ताकत से काट लिया। डॉग गॉड का ध्यान झंग यी पर था, तो हुआ का ये अटैक उसे ऑफ गार्ड ले गया। वो दर्द में कराह उठा। झंग यी ने बिना देरी किए स्पेस शटल एक्टिवेट किया और उसके दाहिने हाथ का स्वॉर्ड इन दी ट्री 10 मीटर लंबी जायंट स्वॉर्ड में बदल गया। वॉइड की अंधेरी शक्ति से घिरी हुई उस तलवार ने डॉग गॉड का सिर सीधे काट दिया। तीनों गोस्ट किंग्स को आखिरकार खत्म कर दिया गया, लेकिन झंग यी को पता था ये अनडेड फिर से जिंदा हो जाएंगे। चलो अब और देर नहीं करनी है। दूसरी ओर लायंग वायु, बाइली चेंकिंग और बाकियों को सैकड़ों भूतों ने घेर लिया था। जैसे जैसे रात गहराती गई, दलिंगडे म्यूजियम के आसपास भूतों की संख्या बढ़ती गई। चारों तरफ देखने पर पूरा एदो कैसल डीमन से भरा हुआ था। कोई ऐसा भूत था जिसका सिर पहाड़ जितना बड़ा था और जो शाकुहाची जैसी आवाज निकालता था। एक ऐसा साधु जो 3 फुट लंबा था, पूरा बैंगनी रंग का। उसके हाथ में इंसानों के सिर की रोजरी थी और उसका सिर एक चूहे जैसा था। एक सफेद बालों वाली औरत जिसकी प्रेजेंस से चारों ओर की टेम्परेचर गिरने लगी और हर चीज आइस में बदलती गई। एक और भिक्षु जिसके पास बस एक आंख थी और एक लोहे की स्टाफ। इन सब ने लायंग वायु और बाकियों को घेर लिया और हमला शुरू कर दिया। यहां तक कि इन्वेस्टिगेशन टीम के ताकतवर सदस्य भी इन बार बार जिंदा होने वाले मॉन्स्टर्स के आगे परेशान हो गए। रोर! एक तेज एनर्जी बीम आई और डेंग जिनटोंग और उसके साथियों के सामने के सारे डीमंस को स्ले कर दिया। हुआ और झंग यी वहां आ पहुंचे थे। डायमेंशनल गेट खुला हुआ था। अब कोई बहस नहीं, ऑपरेशन फेल हो गया है, रिट्रीट करो। डेंग जिनटोंग के चेहरे पर अभी भी कुछ अनविलिंगनेस थी, लेकिन वो जानता था कि अभी लड़ते रहना बेवकूफी होगी। उन्हें अब साफ दिख गया था कि एदो सिटी में बहुत सारे मिस्टीरियस फिगर्स आ चुके थे, यानी यूमोटिंग के सदस्य। वो सब इनका वेट कर रहे थे, या तो 100 डीमंस इन्हें मार डालें या ये थक कर गिर जाएं, फिर यूमोटिंग वाले फिनिश कर दें। चलो झंग, डेंग जिनटोंग ने टीथ भींच कर कहा। झंग यी ने डिवाइन डोमेन प्यूरिफिकेशन की एक और मूव चलाई, जिससे 3 किलोमीटर के रेडियस के सारे डीमंस ऑब्लिटरेट हो गए। सबने डायमेंशनल गेट में एंट्री कर ली। दूर आसमान में फिर से वही बूढ़ी प्लेफुल हंसी गूंजी। झंग यी ने भौहें तान ली, लेकिन वो आखिरी इंसान था जो डायमेंशनल गेट में घुसा। स्पेस शटल की रेंज 4000 मीटर्स थी, लेकिन इसके बाद भी वो 100 डीमंस के सीज से नहीं बच पाए। अब झंग यी को इन डीमंस की ताकत का अंदाजा हो चुका था। नूरा गोस्ट की पावर वियर्ड और अनक्लियर थी, लेकिन झंग यी से कमजोर और थी। ग्रेट टेंगू
और नागमी जैसे डीमंस सिर्फ लो लेवल व्हाइट चैरियट थे। इन तीनों के मिलकर भी झंग यी को कोई असली नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन यूमोटिंग के एलियन से जरूर सावधान रहना पड़ेगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इवैक्यूएट करना जरूरी था। पहली स्पेस शटल के बाद ही नोरेरा हायोन ने उनकी लोकेशन पकड़ ली थी। 4000 मीटर्स की दूरी उसके लिए कुछ नहीं थी। वो जल्दी ही वहां पहुंच जाएगा। फिर से वही गाना गूंजा, दी टम्बलर फेल डाउन। लेकिन इस बार झंग यी तैयार था। उसने सन लुओ वैंगसियांग एक्टिवेट किया और अपनी टीम को गोस्ट कंट्रोल से बचा लिया। वो मन ही मन 3 सेकंड गिनता रहा, गोस्ट किंग्स के आने का इंतजार करते हुए। 3 सेकंड बाद पैरालिसिस हटा और तीनों गोस्ट किंग्स फिर आ चुके थे। ग्रेट टेंगू और नागमी हवा में उड़ रहे थे और नोरेरा हायोन ने अपनी स्वॉर्ड अकीरी पकड़ी हुई थी, हंसते हुए कूदने को तैयार। झंग यी ने अपनी उंगलियां सामने की दिशा में जोड़ी, इंडेक्स और मिडिल फिंगर एक साथ। उसकी आंखों से एक सफेद रोशनी निकली। उसके सेंटर से एक मैसिव सुपरनैचुरल एनर्जी स्टॉर्म उठा। झंग यी ने जानबूझकर ऑरा रिलीज नहीं किया था, लेकिन उसकी ताकत का दबाव इतना ज्यादा था कि डेंग जिंटोंग और बाकी लोग खुद ब खुद पीछे हट गए। गॉड्स डोमेन प्यूरिफिकेशन। झंग यी ने अपनी सारी शक्ति इस एक हमले में लगा दी। उसके इशारे से गोस्ट किंग्स के चारों ओर की स्पेस एक टूटी हुई मिरर जैसी मुड़ने लगी, ऐसे जैसे कोई इनविजिबल जायंट हैंड उन्हें दोनों तरफ से दबा रहा हो। क्रैक। ग्रेट टेंगू की हड्डियां टूट गई और उनकी किरचे मांस से बाहर निकलने लगी। डॉग गॉड एक सड़े हुए मांस के ढेर में बदल गया और उसमें स्लिपरी गोस्ट भी दब गया। इतनी भयानक ताकत देखकर दूर से लड़ाई देख रहे यूमोटिंग के लोग शॉक में थे। यूमोटिंग के काड्रे मेडा यूइचिरो, जिसने तलवार टीम की कमान संभाली थी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके मुंह में जलती सिगरेट नीचे गिर गई। ये विदेशी कौन से राक्षस है? एक वार में 100 डीमंस के तीनों राजाओं को मार डाला। इस हमले के बाद झंग यी के शरीर की ताकत अस्थायी रूप से खत्म हो गई थी। उसने फिर से डायमेंशनल डोर खोला। चलो अब। डेंग जिंटोंग और बाकी सब झंग यी की आवाज से होश में आए। अभी तक उन्हें बस ये पता था कि झंग यी एक इप्सिलॉन लेवल एलियन है और बहुत ताकतवर है, लेकिन कितना ताकतवर ये आज तक साफ नहीं था। अब उन्हें लगने लगा कि जैसे वो किसी प्राचीन देवता के सामने खड़े हैं और वो खुद बस कुछ कमजोर निरीह कीड़े हैं। चैप्टर 1509 ड्रैगन स्पेसिमेन का रहस्य। झंग यी ने तीनों गोस्ट किंग्स को एक ही वार में खत्म किया, जिससे सबको इवैक्यूएट करने के लिए रास्ता मिल गया। सबने जल्दी से डायमेंशनल गेट के जरिए वहां से भाग लिया और जल्द ही उस अजीब शहर एदो से बाहर निकल गए। यूमोटिंग के सदस्य इस सबको हैरानी से देख रहे थे। उन्हें अब एहसास हुआ कि इस बार जो आउटसाइडर आए हैं वो इतने ज्यादा पावरफुल है कि डर लगने लगा है। वैसे एक चीज तो मैं भूल ही गया था। एदो छोड़ने से पहले झंग यी ने एक जरूरी काम करना नहीं भूला। उसने एक डीमन स्पीशीज का सिर काट लिया। उसे ये कंफर्म करना था कि जो भूत रात में मरते हैं, क्या वो अगले दिन दोबारा जिंदा हो जाते हैं। ये करने के बाद उनकी टीम ने पूरी तरह एदो सिटी से डिसअपियर कर दिया। झंग यी ने वही रुकने का इरादा नहीं किया, बल्कि सीधे टियानहे सिटी लौट गया। अब यूमोटिंग अलर्ट हो चुका था और उसे कोलंबियन नेवी की मूवमेंट्स का भी ख्याल रखना था, इसलिए वहां रुकना सेफ नहीं था। सिर्फ 10 मिनट से भी कम में वो 2 देशों के बीच ट्रैवल कर चुके थे। ऐसा काम सिर्फ झंग यी ही कर सकता था। टियानहे सिटी लौटने के बाद वो सब फेमिलियर और आरामदायक घर में वापस आ गए। बाहर बर्फबारी तेज हो रही थी, लेकिन कमरे में रोशनी और गर्मी थी। झंग यी लिविंग रूम में प्रकट हुआ और म्यू यान को इशारा किया कि बाकी लोगों को बाहर कर दे। अब डेंग शिंटोंग और बाई चुन्यू झंग यी के पीछे खड़े थे, जैसे स्कूल के वो बच्चे हो जिन्होंने कुछ गलत किया हो। झंग यी ने उन्हें ठंडी नजर से देखा और अपने आर्मोर को उतारते हुए बोला, इस पूरे मामले का मुझे कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए या नहीं?
फैटी सू ने भी आर्म्स फोल्ड करके डेंग शिंटोंग को ऐसे ग्लेयर किया जैसे बुल्ली स्टाइल में पूछ रहा हो। सही बात है, तुमने हमें उस भूतों वाले हेल में भेज दिया और ऊपर से बॉस से भी कुछ बातें छुपाई। ये तो हद हो गई। अब झंगी और बाकी लोग सोफा पर बैठकर एक 3 कोर्ट ट्रायल जैसा माहौल बना चुके थे। बेली चेंकिंग और WD थोड़े असहज खड़े थे, क्योंकि वो डेंग शिंटोंग के कोर कॉन्फिडेंस नहीं थे। उन्हें कुछ पता नहीं था। डेंग शिंटोंग ने हाथ उठाए। मैं मानता हूं कि ये मेरी गलती थी, लेकिन झंगी, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं कि मेरा कोई इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं था। झंगी ने भौहें उठाई और हल्की हंसी में बोला, अगर तुम्हारा इरादा होता भी तो क्या तुम्हारे पास वो पावर है? 900 पॉइंट वाली एबिलिटी वाले कैप्टन लेवल भी नहीं समझ सकते कि 20,000 पॉइंट वाले ब्लैक चैरियट का लेवल क्या होता है। ये अंतर इमेजिनेशन से भी बाहर है। अब साफ साफ बताओ, तुम्हें ये ड्रैगन स्पेसिमेन क्यों चाहिए था? और उस वैंग शिरेन की ओरिजिनल कॉपी वाली एंगसू वाली बात, क्या वो भी सच थी? झंगी थोड़ा रुककर गहरे लहजे में बोला, क्योंकि अगर वो भी झूठ थी तो फिर तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। डेंग शिंटोंग ने सिर हिलाया। डोंट वरी झंगी, उस एक्सिंगसू वाली बात बिल्कुल सच है। डेंग फैमिलीज टेक्नोलॉजी और रिसर्च कभी भी सुपरनैचुरल इवेंट्स के स्टडी से पीछे नहीं हटी। वैंग शोरेन का एनलाइटनमेंट एट लॉन्ग चेंग एक डॉक्यूमेंटेड करंट इवेंट है, और जो फ्रैगमेंट मैंने तुम्हें दिया था वो असली था। इसलिए हाँ, ये तुम्हारे सुपरनैचुरल पावर की ग्रोथ के लिए वाकई फायदेमंद हो सकता है। झंग यी ने सिर हिलाया। इस बात का बेटर सच होना जरूरी है, वरना अंजाम कोई नहीं झेल पाएगा। उसके टोन में कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन डेंग शिंटोंग समझ गया कि ये एक बहुत ही सीरियस वार्निंग है। झंग यी के लिए डेंग फैमिली को खत्म करना कोई मुश्किल काम नहीं था। अब बताओ, ये ड्रैगन स्पेसिमेन क्या था? डेंग शिंटोंग ने टैक्टिकल बैकपैक से स्पेसिमेन निकाला, बॉक्स खोला और देखा वो नकली निकला। उसके चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट साफ झलक रही थी। मैंने जापानियों को कमजोर समझ लिया। वो चाइनीज कल्चर पर हमसे भी ज्यादा रिसर्च कर चुके हैं। उन्हें एंशिएंट रेलिक्स की इंपॉर्टेंस बहुत पहले से समझ थी। फिर डेंग शिंटोंग ने झंग यी से कहा, मैंने तुम्हें अंबर नाम की एक लड़की के बारे में बताया था। उसी की वजह से मेरी स्ट्रेंथ आज इस लेवल पर है। उसकी एबिलिटी ही है दूसरों की पोटेंशियल एबिलिटीज को अनलॉक करना, और ये सब उसकी उस ड्रैगन स्पेसिमेन से कांटेक्ट की वजह से शुरू हुआ था। अब झंग यी की आंखों में चमक आ गई। तो तुम सोच रहे थे कि अगर तुम ये ड्रैगन स्पेसिमेन ले आते तो तुम्हारे पास इप्सिलॉन तक ब्रेक थ्रू करने का मौका हो सकता है? डेंग शिंटोंग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, एग्जैक्टली, मुझे पूरा सर्टेनिटी नहीं है, बट अभी मुझे ट्राई तो करना ही है। वो झंग यी की तरफ देख रहा था। आंखों में एनवी था, लेकिन उसके होठों पर कड़वी मुस्कान थी। तुम्हें देखकर समझ आया कि इस दौर में इप्सिलॉन से नीचे के सारे एलियंस बस चींटियां है। मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहता हूं। झंग यी ने अपनी उंगलियां रगड़ी और पूछा, तो वो लड़की अंबर कहाँ है? डेंग शिंटोंग ने सिर हिलाया। मैं समझता हूं तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन वो कोई ऐसी इवॉल्वर नहीं है जिसकी पावर इन्फिनिट बार यूज हो सके, वरना अब तक वो खुद अपनी एलियन आर्मी बना चुकी होती। उसकी पावर सिर्फ स्पेसिफिक लोगों पर काम करती है, और उसके ट्रिगर कंडीशंस बहुत हर्ष है। फिर उसने झंग यी को इन द नेम ऑफ लव नाम की एबिलिटी का डिटेल बताया। सुनने के बाद झंग यी का इंटरेस्ट थोड़ा डल हो गया। वो अंबर को अपनी पावर्स के लिए नहीं चाहता था, वो तो अपने साथियों की मदद करना चाहता था। लेकिन अगर अंबर न भी हो तो झंग यी के पास अपने रिसोर्सेज से उन्हें ट्रेन करने का रास्ता था। लेकिन झंग यी ने ठंडी आवाज में कहा, इस ड्रैगन स्पेसिमेन वाली बात में मेरी दिलचस्पी अब भी है। उसने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखते हुए कहा, शायद ये जो क्रीचर्स और मिथिकल लेजेंड्स हैं वो वाकई कहीं एग्जिस्ट करते हैं। और क्या ये सब कियानलिंग माउंटेन्स के अंडरग्राउंड मिस्टीरियस ट्राइब से जुड़े हुए हैं? उसकी आंखों में अब एक गहरी क्यूरियोसिटी थी।
जैसे वो अब इस रहस्य की तह तक जाने का इरादा बना चुका हो। चैप्टर 1510। अजीब होना ताकतवर होने का मतलब नहीं है। झंग यी की बात सुनकर डेंग शिंटोंग ने अंगूठा दिखाया। तुम वाकई बहुत तेज हो। सच कहूं तो मेरा ऐसा ही एक प्लान था। अगर हमें ड्रैगन स्पेसिमेन मिल जाए तो पहले हम उसका रिसर्च करेंगे। अगर रिसर्च के बाद लगता है कि इसका कोई खास असर नहीं है तो इसे किंगलिंग माउंटेन्स के नीचे मौजूद ड्रैगन क्लैन को दे देंगे। अभी इसे लेकर यही ऑफिशियल डेफिनेशन है। डेंग शिंटोंग काफी उत्साहित था। हमारी अब तक की इन्वेस्टिगेशन में हम ये महसूस कर पाए हैं कि उन ड्रैगन्स का ह्यूमंस के लिए कोई बुरा इरादा नहीं है। इसलिए शेंगजिंग लगातार उनके साथ कम्युनिकेशन की कोशिश कर रहा है। अगर हम किसी पावरफुल सिविलाइजेशन से मदद ले सकें तो हुआशु दुनिया की सबसे ताकतवर सिविलाइज्ड कंट्री बन सकती है। झंग यी ने हल्की सी मुस्कान दी। ये बात थोड़ी दूर की कौड़ी है। इस वक्त हम इतनी लंबी प्लानिंग नहीं कर सकते, लेकिन हां, अगर वो स्पेसिमेन असली निकला तो मुझे भी उसमें दिलचस्पी होगी। डेंग जिंटोंग ने मजबूरी में हाथ फैलाए। अगर सामान मिल जाए तो हम उसका फायदा सब में बांटेंगे, लेकिन अब तो वो लोग स्पेसिमेन को कहीं और ले जा चुके होंगे और हमने भी दुश्मन को अलर्ट कर दिया है। अब अगली कार्रवाई और मुश्किल होगी। झंग यी सोफे पर टिक गया, आंखें बंद करके कुछ देर सोचा, फिर बोला, बिल्कुल सही बात। अगर पहले की तरह होता तो हम अपनी जबरदस्त मिलिट्री ताकत से सीधे एदो पर धावा बोल देते और जापानी संगठन को मजबूर कर देते कि जो चाहिए हमें दे दे। लेकिन आज का जापान मुझे तक साफ नहीं दिख रहा है। अगर उन्होंने वाकई किसी मिस्टीरियस सिविलाइजेशन से हाथ मिला लिया है तो हमें भी सतर्क रहना पड़ेगा। ऊपर से कोलंबियन ओशन फ्लीट भी अभी तक नियोन हार्बर में मौजूद है। फिर झंग यी ने अचानक डेंग शिंटोंग की तरफ देखा। बाकी ऑर्गेनाइजेशन से मदद मांगो। किसी और रीजन की पावर मुझे दो। ये काम अभी भी मुमकिन है। सबसे बेहतर होगा ईस्ट चाइना सी रीजन। वहां की मैरिटाइम फोर्स कोलंबिया को कंटेन कर सकती है। नॉर्थ वेस्ट रीजन भी ठीक है। उनका सुप्रीम कमांडर ली चोंगोंग, उसकी एबिलिटीज मेरी बराबरी की है। और किलिंग पावर की बात करें तो वो अब तक का सबसे खतरनाक इवॉल्वर है जिसे मैंने देखा है। अगर सही से उसका इस्तेमाल हो जाए तो वो सुपरनैचुरल पावर इंडेक्स में गैप के बावजूद भी दुश्मनों को मार सकता है। बाई चुन्यू ने ठुड्डी पकड़कर कहा, लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो कॉस्ट परफॉर्मेंस बहुत लो हो जाएगा, क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ दो ही चीजें हैं, शिनशू और ड्रैगन स्पेसिमेन। इनके लिए दो दो रीजन की ताकत लगा देना थोड़ी बड़ी बात हो जाती है। वो झंग यी की तरफ देखकर मुस्कुराया। तुमसे मदद मांगने का असल प्लान तो यही था कि चुपचाप सब काम हो जाए, और बेहतर होता कि बिना किसी को पता चले चीजें चुरा ली जाती। झंग यी ने हाथ फैलाते हुए कहा, अब तो चुपके से काम करने का कोई मौका ही नहीं बचा। तो बताओ अब क्या करना है? गिव अप? डेंग जिंटोंग ने गहरी सांस ली और बहुत ही पक्के लहजे में बोला, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इप्सिलॉन बनने का ये मेरा इकलौता चांस है अभी। भले ही उम्मीद कम हो, लेकिन ड्रैगन स्पेसिमेन मिलने का चांस कहीं ज्यादा है बनिस्बत किसी सोर्स ऑफ गॉड के। ये तो हमारे हुआशु देश का नेशनल ट्रेजर है। कैसे उसे नियोन जैसे कंट्री को छोड़ सकते हैं? उसकी नजरें झंग यी पर टिकी थी, जैसे डर रहा हो कि कहीं वो मना ना कर दे। झंग यी चुपचाप बैठकर प्रोस और कॉन्स सोचने लगा। अब जब राज खुल चुका है तो चीजों को संभालना उतना आसान नहीं है। हालांकि उसके लिए रिस्क ज्यादा नहीं है। वो अब भी आराम से एस्केप कर सकता है, चाहे यूमा कॉर्ड के टॉप एलियंस हो या कोलंबिया फ्लीट। लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो थी नाइट परेड ऑफ 100 डीमंस। अगर ये वाकई किसी मिस्टीरियस सिविलाइजेशन का प्रोडक्ट है तो वो सिविलाइजेशन कितनी ज्यादा पावरफुल है? इंटेलिजेंस की कमी की वजह से झंग यी कोई रैश कदम नहीं उठाना चाहता था। अब देर हो चुकी है, आज आराम करो, मैं इस बारे में सोचूंगा। लेकिन डेंग जिंटोंग, तुम तुरंत और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू करो। मुझे सबसे ज्यादा नाइट परेड ऑफ 100 डीमंस
और कोलंबिया फ्लीट के रिएक्शन की चिंता है। झंग यी की बात पर डेंग जिंटोंग ने राहत की सांस ली। कम से कम उसने मना नहीं किया। ठीक है, मैं समझ गया। रात को यांग एक्साये और झू हैमे ने एक शानदार डिनर तैयार किया और डेंग जिंटोंग व टीम को परोसा। झंग यी ने खाना खाया, फिर यांग जिंगसिन और झू केया को अपने कमरे में बुलाया। सब लोग सोफे पर बैठे और इस मुद्दे पर सीरियस डिस्कशन शुरू हुआ। तुम्हें क्या लगता है, हमें गिव अप कर देना चाहिए? झंग यी ने सीधे सवाल फेंका। यांग जिंगसिन ने गर्म दूध की चुस्की ली और मुस्कुराकर पूछा, भाई, तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस चीज का है? झंग यी ने साफ किया, कोलंबिया की फ्लीट नाइट पर्ड ऑफ 100 डीमंस के पीछे जो भी पावर है। एलियंस पूरी दुनिया में है, लेकिन वो अजेय नहीं है। कोलंबिया से टकराए हुए कुछ साल हो चुके हैं। उनकी ताकत जरूर बढ़ी होगी। वो दुनिया का सबसे पावरफुल नेशन था एंड ऑफ वर्ल्ड से पहले। मिलिट्री और टेक्नोलॉजी दोनों में नंबर 1। अगर उन्होंने एक कार्टियर्स बना लिया, तो क्या पता उन्होंने और कितने बायोलॉजिकल वॉरियर्स बना लिए हों। झू के ने थोड़ा डर के साथ कहा, नियॉन कंट्री बहुत अजीब है। अब तो लोग वहां जाना भी नहीं चाहते। लेकिन अजीब होना मतलब ताकतवर होना नहीं होता। यांग जिंगसिन ने कामली जवाब दिया। झंग यी ने पूछा, जिंगसिन, तुम्हें क्या लगता है? यांग जिंगसिन बोली, भाई, कोलंबिया की ओशन फ्लीट अब भी नियॉन हार्बर में स्टेशन है ना? झंग यी ने सिर हिलाया। बिल्कुल, पिछली सदी से आज तक वही है। तो इससे एक बात तो कंफर्म होती है। उसने अपना सफेद और नर्म हाथ उठाया और धीरे से बोली, अगर नियॉन में कोई बड़ी चेंज हुई भी है, तब भी वो अपने ही देश से कॉलोनिस्ट्स को निकालने लायक ताकत नहीं रखते। यानी डीमन कोड की असली ताकत इतनी भी ज्यादा नहीं है। यांग जिंगसिन की बात ने झंग यी और झू के दोनों को झकझोर कर रख दिया। वाकई, जो एदो रात को दिखता है वो डरावना होता है। इप्सिलॉन लेवल के 3 गोस्ट किंग्स, और उन्हें कोई पूरी तरह मार भी नहीं सकता। सैकड़ों हजार लोग जो रात को स्टैंड बाय मोड में चले जाते हैं। जो कोई भी एदो में कदम रखेगा, उसे ऐसा लगेगा जैसे किसी हॉन्टेड हेल में आ गया हो। लेकिन अगर हम इंसानी डर को अलग रखकर प्योर कॉम्बैट स्ट्रेंथ एनालाइज करें, तो क्या एदो सिटी वाकई इतना ज्यादा पावरफुल है? चैप्टर 1511, क्या उसके पास जीतने का मौका है? झंग यी ने दोनों हाथों से अपनी ठुड्डी को सहारा देते हुए हल्के से कहा, तुम्हारा मतलब है कि फिलहाल एदो सिटी की ताकत इतनी नहीं है कि वो हुआशु किंगडम की रीजनल लेवल पावर से कॉम्पीट कर सके। ज्यादा से ज्यादा वो बस बराबरी तक ही पहुंच सकते हैं। यांग जिंगसिन ने सिर हिलाया। अब तक जो स्थिति दिख रही है, उससे तो यही लगता है। नियॉन की आउटर सी अब भी कोलंबिया की ओशन फ्लीट के कंट्रोल में है। अगर नियॉन में वाकई कॉन्कर करने की ताकत होती, तो वो समुद्री इलाका अब तक छोड़ देते। झंग यी ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल सही बात। अगर वो वाकई इतने पावरफुल होते, तो युमा कॉर्ड के एलियंस आज की रात जो हुआ, उसके बाद हमारे खिलाफ जरूर कुछ करते। अजीब बात है, नाइट परेड ऑफ 100 डीमंस एक बहुत ही अनोखी शक्ति लगती है। यहां तक कि युमा कॉर्ड के लोग भी रात में उनसे दूर रहते हैं। इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है, ये बात समझ नहीं आ रही है। लेकिन एक बात तय है, जो हंगामा हुआ है उसने युमा कॉर्ड का ध्यान तो जरूर खींचा होगा। अगर उन्होंने ओशन फ्लीट से हाथ मिला लिया, तो शायद हमें दोबारा एदो जाने का मौका भी न मिले। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमें अभी तक नहीं पता कि असली जिनशुआ और ड्रैगन स्पेसिमेन कहां है। झू के ने धीरे से पूछा, तो क्या तुम हार मानने वाले हो? झंग यी ने अपनी आदत के अनुसार दाहिने हाथ से अपने बाएं हाथ की पीठ को रगड़ा। कुछ पल सोचने के बाद बोला, मैं बिना तैयारी के कोई जंग नहीं लड़ता। जब तक पूरी इंटेलिजेंस नहीं मिलती, तब तक मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगा। उसकी नजरें अचानक गेस्ट रूम की ओर चली गई। अब यह इस बात पर निर्भर करता है कि डेंग फैमिली मुझे कितनी कीमती जानकारी दे सकती है। तभी उसे कुछ याद आया। उसने एलियन स्पेस से लिया गया सीड हेड बाहर निकाला। इस वक्त तक वो सिर्फ पूरी तरह एक लाश में तब्दील हो चुका था। ठंडा, सूखा खून और कोई लाइफ फोर्स नहीं। हेड गया।
यानी ये क्रीचर अब मर चुका है, झंग यी ने हल्के से कहा। इस वक्त डेंग शेंटोंग भी झंग यी के घर पर ही था। उसे एक आरामदायक गेस्ट रूम दिया गया था, जो डेंग फैमिली के वारिस के लिए बिल्कुल भी अपमानजनक नहीं था। वो खिड़की के पास खड़ा था, जहां से भारी बर्फबारी बाहर साफ दिख रही थी। उसके मन में भ्रम था, लेकिन साथ ही एक सुकून भी, क्योंकि झंग यी बिल्कुल बगल वाले कमरे में था। शायद दुनिया में इससे ज्यादा सेफ कोई और जगह नहीं है, उसने मन में सोचा। अब उसे सोचना था कि अगला कदम क्या हो। बाई चुन्यू उसके पीछे खड़ा था, धीरे से बोला, कैप्टन, झंग यी को देखकर लग रहा है जैसे वो पीछे हटने का सोच रहा हो। वो कभी रिस्क लेने वाला इंसान नहीं रहा है। जब तक उसे बड़ा फायदा न दिखे, वो हमारी मदद नहीं करेगा। डेंग जिंटोंग ने कुछ पल चुप रहकर कहा, लेकिन हमें उसकी जरूरत है। पूरे हुआशु कंट्री को उसकी जरूरत है। वो अकेला टॉप लेवल फाइटर है जिसके साथ हमारा थोड़ा बहुत भावनात्मक जुड़ाव है, और पूरे हुआशु में वही एक है जो हमें हमारी चीज दिला सकता है। नियॉन में लड़ना आसान है, लेकिन वहां से सही सलामत बाहर निकलना सिर्फ जोंग यी के साथ ही मुमकिन है। बाई चुन्यू ने गंभीरता से सोचा, सही कह रहे हो। अब तो हम दुश्मन को अलर्ट कर चुके हैं। युमाकोट और कोलंबिया फ्लीट दोनों ही आसान नहीं है। अगर दोनों मिल गए तो हम क्या, कई लोग भी मिल जाए तो भी मुश्किल होगी। ऊपर से हमें तो बस नकली चीजें ही मिली है, असली कहाँ है किसी को नहीं पता। डेंग जिंटोंग बोला, इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर म्यूजियम में डिस्प्ले अभी भी सेफ है, तो इसका मतलब है कि असली आइटम्स को कहीं और बहुत अच्छे से रखा गया है। और वो कौन रख सकता है, ये तो साफ है। बाई चुन्यू ने सिर उठाया। इमॉर्टल माउंटेन? बिल्कुल। अगर वो सामान नियॉन में ही है तो वो यही होगा। बाई चुन्यू ने थकी हंसी हंसी। तो अब हमें डीमन कोर्ट के हेडक्वार्टर्स इमॉर्टल माउंटेन पर हमला करना है, जहां नियॉन के सबसे एलीट एलियंस हैं, और साथ में वो 100 डीमंस, जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं। समंदर के किनारे कोलंबिया फ्लीट भी हर वक्त हमला करने को तैयार बैठी है। ये तो नामुमकिन सा लग रहा है। जब तक वो रुका, डेंग शिंटोंग की पीठ को देखा और धीमे से कहा, जब तक हम ब्लिजर्ड सिटी के टॉप लीडर्स को रिपोर्ट न करें और पूरे ब्लिजर्ड सिटी की ताकत को मोबिलाइज न करें, और फिर बाकी रीजन से मिलकर एक साथ कदम उठाएं। लेकिन फिर बात नेशनल वॉर तक पहुंच जाएगी, और फिर एक छोटी सी हरकत पूरी दुनिया के बैलेंस को हिला सकती है। डेंग शिंटोंग ने चुपचाप अपनी मुट्ठियां भींच ली। अगर झंग यी हमारे साथ है तो हमें ब्लिजर्ड सिटी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। नियॉन के पास लव का गॉड ऑफ डेथ नहीं है, तो हम उसे पहले इस्तेमाल नहीं कर सकते, वरना बाकी पावर्स को दखल देने का मौका मिल जाएगा। ओशन फ्लीट को लेकर शायद कोई दूसरा तरीका अपनाया जा सकता है, जिससे वो एदो की तरफ ध्यान न दे पाए। बाई चुन्यू को समझ नहीं आया। अगर हम ऊपर से मदद नहीं मांगते या ईस्ट चाइना सी रीजन को कोलंबिया को कंटेन करने नहीं कहते, तो ओशन फ्लीट को एदो से दूर कैसे रखेंगे? डेंग जिंटोंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस बाहर देखता रहा। उस अंधेरे आसमान में उसे हलचल दिख रही थी, या शायद सिर्फ उसकी कल्पना थी। लेकिन यह रास्ता बहुत खतरनाक है, उसने आखिरकार कहा। फिर बाई चुन्यू की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में पागलपन की चमक थी। मगर अगर करना पड़ा तो मैं करूंगा, बिना किसी हिचकिचाहट के। इमॉर्टल माउंटेन, टेनशिगुर। एदो में रात अब भी शांत नहीं थी। झंग यी और उसकी टीम के जाने के आधे घंटे के भीतर ईविल बॉय मंदिर के सिंहासन पर बैठा था। भगवान की मूर्ति वहां से गिराई जा चुकी थी। मंदिर के बीचों बीच 3 डीमन कोर्ट के कैडर खड़े थे, जो आज रात की सारी रिपोर्ट ईविल बॉय को दे रहे थे। परगेटरी स्टार सबसे आगे खड़ा था। उसकी आंखें काली और चमकदार थी। मास्टर, सामने वाला कंफर्म्ड है। इप्सिलॉन लेवल एलियन, केओस, हुआशु के जियांगनन रीजन से। केओस। ईविल बॉय ने सिर झुकाया। क्या वो बहुत ज्यादा ताकतवर है? तलवार वाले दस्ते के लीडर मिंग हेत सुजी।
ने अपने मुंह से सिगरेट निकाली और गाढ़ा सफेद धुआं छोड़ा। बहुत ज्यादा, मास्टर। बिस्पेक्टकल्ड मेडा यूइचिरो ने चश्मा ठीक किया और गहराई से सोचा। मिंग है, क्या तुम डर गए? मिंग है ने निराश होकर जवाब दिया। एलियंस के बीच हायरार्की बहुत स्ट्रिक्ट है। डेल्टा और इप्सिलॉन के बीच का अंतर एक गहरी खाई जैसा है। चाहे वो एनर्जी का अमाउंट हो या उसकी ताकत, इप्सिलॉन उनसे कई गुना आगे है। मुझे डर है कि सिर्फ मास्टर ही उसके सामने टिक सकते हैं। इविल बॉय की मुस्कान इतनी चौड़ी हुई कि जैसे उसका मुंह 2 हिस्सों में बंट जाएगा। वो सिंहासन से कूदा और सबके सामने आ खड़ा हुआ। मैंने बहुत वक्त से कोई एक्शन नहीं लिया। अब बताओ। उसने तीनों कैडर की तरफ नजर घुमाई। क्या उस केओस के पास एदो कैसल में मुझे हराने का कोई चांस है? परगेटरी स्टार ने नजरें झुका ली और बहुत सम्मानजनक स्वर में कहा, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। चैप्टर 1512। हाउ डेयर यू। अगली सुबह झंगी जब उठे तो वो रेस्तरां की तरफ नाश्ते के लिए जा रहे थे। रास्ते में जब वो कॉरिडोर से गुजरे तो देखा कि डेंग शिंटोंग दीवार से टिका खड़ा था, मानो उनका इंतजार कर रहा हो। तुम मेरा इंतजार कर रहे हो? झंग यी ने पूछा। डेंग शिंटोंग ने अपनी बाहें नीचे की और मुस्कराया। माफ करना, मैं पूरी रात सो नहीं पाया। ऑपरेशन अगर फेल हो जाए तो नींद आना अजीब ही होगा। कोई नई बात है बताने को? झंग यी आगे बढ़े और डेंग शिंटोंग उनके साथ साथ चलता गया। भले ही चीजें दे लियांग म्यूजियम में नहीं थी, लेकिन वो जरूर इमॉर्टल माउंटेन में है। चाहे वो ओरिजिनल जिनशुआ हो या ड्रैगन स्पेसिमेन, दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें। झंग यी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं तुम्हें अपने तर्क देने का समय दे सकता हूं। अगर रीजन कन्विंसिंग नहीं हुआ तो यह प्लान यही रोक दिया जाएगा। डेंग शिंटोंग बोला, दुनिया में आर्म्स रेस कभी रुकी ही नहीं। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स और स्पेस रेस थी, लेकिन आइस एज के आने के बाद ट्रेडिशनल वेपन्स और ट्रूप्स की वैल्यू काफी कम हो चुकी है। अब एलियन टैलेंट्स ही वो फील्ड है जहां हर देश एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहा है। अगर हम स्ट्रांग नहीं बने तो दूसरों से पीछे रह जाएंगे। हमारे पूर्वजों ने कभी आइसोलेशन का दर्द झेला है। हम दोबारा वैसी गलती नहीं कर सकते। झंग यी ने उसे देखा। तो तुम्हारा मतलब है कि वो दोनों चीजें, जिनशुआ और ड्रैगन स्पेसिमेन, जितना हमने सोचा उससे कहीं ज्यादा वैल्यूबल है? डेंग शिंटोंग मुस्कराया। 5000 सालों में हुआशु कंट्री के 2 सेंट्स में से एक की पर्सनल नोट्स और एक मिथिकल क्रीचर ड्रैगन का स्पेसिमेन, क्या ये वैल्यू कम है? झंग यी हल्का मुस्कराया, पर उसकी आंखों में गहराई आ गई। उसे याद आया कि वैंग शोरेन की हैंडरिटन नोट्स की एक पेज उसने पढ़ी थी और उससे जो बेनिफिट हुआ था वो सच में रिमार्केबल था। अगर पूरी नोट्स मिल जाए तो शायद मेरी स्ट्रेंथ बढ़ाने का कोई शॉर्टकट मिल सकता है। इस अनप्रेडिक्टेबल दुनिया में स्ट्रांग होना ही एकमात्र रास्ता है, खुद को और अपनों को बचाने का। ये एदो जाने का रीजन तो है, लेकिन ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। अगर चाहते हो कि मैं कदम उठाऊं तो तुम्हें मुझे और ज्यादा वैल्यूबल सपोर्ट देना होगा। झंग यी ने ठंडी हंसी में कहा, वरना क्या तुम चाहते हो कि मैं ओशन फ्लीट और यूमा कॉर्ड के टॉप एलियन से अकेले लड़ूं? डेंग शिंटोंग मानो इसी का इंतजार कर रहा था। मेरे पास एक तरीका है जिससे ओशन फ्लीट के एलियंस को एक्शन लेने से रोका जा सकता है। झंग यी थोड़े देर के लिए चुप हो गया। तुम्हारे पास तरीका है? वो डेंग शिंटोंग की ओर घुमा। उसकी आंखों में संशय था। लगता है मैं डेंग परिवार को बहुत कम समझता था। तुम्हारा फेस वैल्यू पूरे ईस्ट चाइना सी फ्लीट जितना है। उसका लहजा हल्का मजाकिया था। डेंग शिंटोंग ने सिर हिलाया। मेरा फेस वैल्यू इतना नहीं, पर मैं बिसीजिंग WEI टू रेस्क्यू झाओ वाला प्रिंसिपल जानता हूं। झंग यी ने भौहें उठाई, हाथ बांधते हुए कहा, सीधा बताओ, कैसे करोगे? डेंग शिंटोंग की मुस्कान और गहरी हो गई, लेकिन झंग यी को उसमें कुछ पागलपन दिखा। झंग यी, क्या तुम्हें जिंगडाओ फॉग वैली याद है? वो जगह ओशन फ्लीट से ज्यादा नजदीक है, हुआशु से भी ज्यादा।
वहां की स्थिति अब बहुत डेंजरस हो चुकी है। आइलैंड की पॉइजनस फॉग अब ओशन की तरफ फैल रही है। ओशन फ्लीट उस जगह को ट्रेजर से भरी हुई पर खतरे वाली टेरिटरी मानता है। अगर हम वहां कोई हलचल करें तो ओशन फ्लीट क्या करेगा, सोचो। झंगी की आंखों में गंभीरता आ गई। जिंगडाओ फॉग वैली उसकी हमेशा से चिंता रही थी। ड्रैगन किंग वहां पर लास्ट टाइम म्यूटेटेड हो गया था और उसने मरने से पहले वार्निंग भी दी थी। फॉग वैली में जो बदलाव आए थे वहां झंगी नहीं जा पाया था क्योंकि उसे साउथ वेस्ट रीजन और ईस्ट चाइना सी की तरफ जाना पड़ा था। वहां कोलंबिया फ्लीट ने भी ट्रूप्स भेजे थे। आखिर में किंगलोंग ने गॉड सोर्स हासिल कर इप्सिलॉन लेवल हासिल किया था और ओशन फ्लीट ने भी काफी नुकसान के बाद कुछ पाया था। तुम कह रहे हो कि हम स्टार आइलैंड में कोई गड़बड़ी फैलाएं ताकि ओशन फ्लीट को मजबूरन वहां ट्रूप्स भेजने पड़े? बिल्कुल। डेंग शिंटोंग ने सिर हिलाया। फॉग वैली के पास के सबसे नजदीकी फोर्सेस हैं ईस्ट चाइना सी रीजन और ओशन फ्लीट। बाकी छोटे देश इप्सिलॉन लेवल कॉम्बैट पावर नहीं रखते तो वो क्वालिफाई नहीं करते। अगर हम ओशन फ्लीट की टॉप कॉम्बैट स्ट्रेंथ को डिले कर दें तो हमारे पास मौका होगा इमॉर्टल माउंटेन में घुसकर अपने नेशनल ट्रेजर को वापस लेने का। झंग यी ने गहरी सांस ली और फिर जोर से उसे बाहर निकाला। तुम्हें पता भी है कि यह कितना खतरनाक है? अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन को डिस्टर्ब करना बहुत बड़ी बात है। तुम उस वक्त भी किंगलिंग अंडरग्राउंड ट्रिप में थे, लेकिन तुमने शायद उस भयानक मंजर को मेरी तरह महसूस नहीं किया। डेंग शिंटोंग, ये कदम पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकता है, समझे? डेंग शिंटोंग कुछ देर तक शांत रहा, फिर उसने सिर उठाया और झंग यी की आंखों में आंखें डालते हुए बोला, पर अगर खतरा वाकई आया तो सबसे पहले उसका सामना हमें नहीं करना पड़ेगा, बल्कि साउथ ईस्टर्न सी वाले देशों और कोलंबिया ओशन फ्लीट को करना होगा। ड्राइव द टाइगर टू स्वॉलो द वुल्फ। इस प्लान में बुराई ही क्या है? जब तक कोलंबिया साउथ ईस्ट को खाली करने को तैयार नहीं, उन्हें ट्रूप्स भेज नहीं पड़ेंगे। झंग यी ने हंसते हुए 2 बार ठंडी हंसी दी। डेंग शिंटोंग, नोबल फैमिली के बेटे कहलाते हो, पर अंदर से तुम बहुत ज्यादा रूथलेस हो। ऊपर से तो तुम जेंटल लगते हो, पर अंदर से। डेंग शिंटोंग बोला, इस दुनिया में मिस्टीरियस सिविलाइजेशंस की इन्वेजन शुरू हो चुकी है। मैं तो बस उसकी स्पीड बढ़ा रहा हूं। और अगर इससे हमारा मकसद पूरा होता है तो क्यों न करें? झंग यी उसकी तरफ देखता रहा। कई सेकंड तक कुछ नहीं बोला, क्योंकि ये रास्ता सच में बहुत पागलपन भरा था। चलो पहले नाश्ता करते हैं। वो वापस लिविंग रूम की तरफ मुड़ गया। नाश्ते की टेबल पर सब कुछ सामान्य दिख रहा था। एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट सबने साथ मिलकर किया। डेंग शिंटोंग ने उस मुद्दे को फिर नहीं उठाया। वो जानता था कि झंग यी को सोचने के लिए समय चाहिए। सुबह करीब 10 बजे झंग यी ने डेंग शिंटोंग को बुलाया। चलो तुम्हें टियानहे सिटी के लोगों से मिलवाता हूं। तुम यहां ज्यादा बार नहीं आए हो तो जगह जान लेना जरूरी है। झंग यी ने अपना स्नोमोबाइल निकाला और डेंग शिंटोंग को बैठाया। फिर वो गाड़ी से चाओयू बेस की ओर बढ़े, जो समंदर के किनारे स्थित था। डेंग शिंटोंग ने रास्ते में कहा, सच में अब जब आप यहां सुरक्षा दे रहे हैं तो ये जगह काफी पीसफुल लगती है। झंग यी ने काम आवाज में कहा, पीस सिर्फ टेम्पररी है, मैं साफ साफ महसूस कर सकता हूं। इस तरह की जिंदगी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। ये दुनिया दिन ब दिन ज्यादा खतरनाक बन रही है। मिस्टीरियस सिविलाइजेशंस धीरे धीरे इस दुनिया से जुड़ रही है और जल्दी ही एक वायलेंट कोलिशन होगा अलग अलग सिविलाइजेशंस के बीच। मुझे एक बहुत स्ट्रांग पावर चाहिए जिससे मैं अपनी हर चीज को प्रोटेक्ट कर सकूं। चैप्टर 1513 एलियन ऑर्गेनाइजेशन प्लान। झंग यी ने डेंग शिंटोंग को चैयू बेस ले जाया। जब उनकी गाड़ी बेस पर पहुंची तो लियू देह पहले से ही कुछ लोगों के साथ बेस के सामने खड़ा इंतजार कर रहा था। मिस्टर झंग, वेलकम टू इंस्पेक्ट द वर्क, लियू देह ने मुस्कुराते हुए कहा। डेंग शिंटोंग ने उन लोगों की ओर देखा और थोड़ा सा भौहें चढ़ा दी। उसे इन लोगों से किसी स्ट्रांग प्रेजेंस का एहसास नहीं हो रहा था। कम से कम
जिन ट्रूप्स ने असली ब्लडी बैटल्स लड़ी हो, उनमें एक खास तरह का तेज और फाइटिंग ऑरा होना चाहिए। लेकिन ये लोग तो बस आम भीड़ जैसे लग रहे थे। क्या ये मेरी गलतफहमी है, या फिर ये लोग भी झंग यी जैसे डिस्गाइज में माहिर हैं? उसके मन में ये सवाल उठे। झंग यी ने लियू देह से कहा, तुम लोग जाओ, अपने काम पर लगो। मैं बस अपने दोस्तों को यहां दिखाने लाया हूं। लियू देह चला गया और झंग यी ने डेंग शिंटोंग को साथ लेकर चयू बेस में कैजुअली टहलना शुरू किया। रास्ते में हर जगह लोग काम में लगे हुए थे। जिंदगी चल रही थी। समंदर के किनारे इनका मुख्य काम अब मछलियां पकड़ना था और उन्हें 3 बड़े बेसों में सप्लाई करना। कैसे लगे ये टियाने सिटी के लोग? झंग यी ने मुस्कुराकर पूछा। डेंग शिंटोंग ने भी हंसते हुए कहा, नॉट बैड, लुक्स लाइक दे लाइव इन हार्मनी। मैं उनके स्ट्रेंथ के बारे में पूछ रहा था। झंग यी ने तुरंत टोका। डेंग शिंटोंग ने खांसते हुए कहा, माफ करना, मेरी नजर कमजोर है शायद। मुझे तो कुछ खास नजर नहीं आया। झंग यी हंसा, नहीं, ये वैसे ही है जैसे तुमने देखे, बेहद कमजोर। अब पूरे टियाने सिटी में अगर मेरे आसपास के लोगों को छोड़ दिया जाए तो 5000 पॉइंट से ऊपर एबिलिटी इंडेक्स वाले लोगों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। डेंग शिंटोंग सुनकर हैरान रह गया। जियांगनन डिस्ट्रिक्ट के सबसे पावरफुल वॉरियर का अपना इलाका इतना कमजोर? झंग यी ने कहा, कुछ पुराने रीजंस है। पहले मैं इन लोगों को ट्रेन नहीं कर पाया। तीनों मेजर बेसेस के साथ मैंने मौत का खेल खेला था। उस वक्त मैं उतना स्ट्रांग नहीं था और मुझे सतर्क रहना पड़ता था। डेंग शिंटोंग अब समझ गया था झंग यी का इशारा। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सबॉर्डिनेट्स को ट्रेन करने में मदद करूं? झंग यी ने जवाब दिया, मैं भले ही आयरन का बना हूं, पर कितनी बार हथौड़े मारूंगा? एदो ट्रिप में मैं इप्सिलॉन लेवल एनिमीज से लड़ा, पर मेरे पास स्ट्रॉन्ग सबॉर्डिनेट्स की कमी है। आगे ऐसी लड़ाइयां बढ़ेंगी और अगर मैं अकेले खुद पर ही निर्भर रहा तो जल्दी ही थक जाऊंगा। तो अगर तुम्हारे डेंग फैमिली को ड्रैगन स्पेसिमेन से कोई ब्रेक थ्रू मिलता है तो उसकी तकनीक मुझसे तुरंत शेयर करनी होगी। और तुम्हारे डेंग फैमिली को अपने प्रोफेशनल ट्रेनर्स भी यहां भेजने होंगे। डेंग शिंटोंग ने बिना हिचक के जोर से सिर हिलाया। अगर आप मेरी मदद करके वो चीज दिला सकते हैं तो ये शर्तें मैं जरूर मानता हूं। आखिरकार आप डेंग फैमिली के लिए एक अहम बैकर हैं। झंग यी ने फिर मुस्कुराते हुए पूछा, वैसे तुम डब्ल्यूग्यू को कैसे हैंडल करोगे? हॉट वेपन्स यूज करना आसान नहीं होगा। मिसाइल वगैरह से तो दूसरे फोर्सेस को पता चल जाएगा, तब बड़ी मुसीबत हो जाएगी। डेंग शिंटोंग ने आत्मविश्वास से कहा, डोंट वरी, डेंग फैमिली कोई नया नहीं है इस दुनिया में। हमें पता है कैसे करना है और शॉर्ट टर्म में हम इसे छुपा भी सकते हैं। और अगर बाद में पता भी चला तो? फॉग वैली तो किसी के अधीन नहीं है, दूसरे भी तो वहां एक्सप्लोर करते हैं। अगर बीच में कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वो बस एक्सीडेंट कहलाएगा। उसने आंख मारी। झंग यी ने आंखें मूंदी और धीरे से बोला, जो करना है करो, लेकिन ये सब अगर बिगड़ा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने वैसे ही बहुत लोगों को नाराज कर रखा है। उसका अंदाज आधा मजाकिया था। दोनों के बीच समझौता हो गया। डेंग शिंटोंग तुरंत ब्लिजर्ड सिटी लौट गया अरेंजमेंट्स करने के लिए। झंग यी घर वापस आया और यांग जिंगसिन व बाकियों को बुलाकर एक एलियन आर्मी बनाने की प्लानिंग शुरू की। इवन टाइगर्स टेक नैप्स, झंग यी ने कहा। अगर टियाने सिटी की सुरक्षा हर बार मुझे ही करनी पड़ी तो ज्यादा बोझ पड़ेगा। अब मुझे कुछ और लोगों को तैयार करना होगा जो मेरी बर्डन शेयर कर सके। एलियन आर्मी बनाना ही शायद बेस्ट ऑप्शन है। फैटी सू ने यह सुनकर हाथ बांधते हुए बोला, बॉस, इन टियाने सिटी के लूजर्स पे रिसोर्स खर्च करना वाकई मीनिंगफुल है क्या? झंग यी ने बिना इमोशन के कहा। स्कम्बैग नंबर 1 नोज हिमसेल्फ वेल। फैटी सू, क्या? बॉस, आप किसकी बात कर रहे हैं? झंग यी, तुम्हारी ही बात कर रहा हूं। उसने आंखें घुमाई। फैटी सू ने दुखी होकर कहा, बॉस, मेरी एबिलिटी इंडेक्स अब 9000 प्लस हो गई है।
क्या फायदा? बैटल में फिर भी ज्यादा काम के नहीं हो। झंग यी ने साफ साफ कह दिया। अरे कितना दुखी करता है बॉस ये तो। फैटी सू ऑलमोस्ट रो पड़ा। झंग यी ने उसकी बात अनदेखी कर दी। टियानहे सिटी में अभी भी 10,000 प्लस लोग जिंदा हैं। ये सब अपकलिप्स के 3 सालों की कड़ी परीक्षा से निकले हैं। इनमें कई लोग नेचुरली टैलेंटेड हैं, पर अवेकन होने का मौका नहीं मिला। अगर हम उनकी पोटेंशियल निकाल सके तो एक बेहतरीन एलियन आर्मी खड़ी की जा सकती है। झूके ने प्रैक्टिकल चिंता जताई। इतने बड़े एलियन आर्मी को ट्रेन करना यह साइंटिफिक तरीके से ही पॉसिबल है। हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। झंग यी ने कहा, हमारे पास रेडीमेड मदद मौजूद है। उसने बेली चोंगकिंग और WD की ओर देखा, जो चुपचाप कोने में बैठे थे। ये दोनों अभी भी झंग यी की टीम में थे और ब्लिजर्ड सिटी से सैलरी ले रहे थे, सिर्फ झंग यी की रेपुटेशन की वजह से। बेली चोंगकिंग हंसा, कैप्टन लीव इट टू मी। एलियन ट्रेनिंग मेरे बाएं हाथ का काम है। बेली खुद यानवे स्पेशल फोर्सेस का मेंबर रह चुका था, एक इंस्ट्रक्टर था और लोगों को ट्रेन करना उसका मेन काम था। झंग यी ने कहा, तुम सब मेरी टीम के लोग हो। जरूरत पड़े तो बाकियों को भी बुला लेना। यस सर, बेली चोंगकिंग ने पूरे जोश से कहा। झंग यी की बात उसे एक सुपीरियर ऑफिसर का आदेश लगी और जियांगनन का सबसे पावरफुल एलियन होने की वजह से उसके लिए काम करना अपने आप में प्राइड की बात थी। तभी यांग जिंगसन ने अचानक कहा, अगर ऐसा है तो क्यों न हम एलियन स्कूल ही खोल दें? स्कूल? झंग यी की आंखें चमक उठीं। यांग जिंगसन ने समझाया, अगर हमें एलियंस को वॉरियर्स बनाना है तो उनकी सिर्फ लड़ाई की स्किल नहीं, उनकी कॉम्प्रहेंसिव क्वालिटीज भी बढ़ानी होंगी। आइडियोलॉजी और मोरालिटी की एजुकेशन भी उतनी ही जरूरी है जितनी की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस। चैप्टर 1514 फॉग वैली इंपैक्ट। यांग जिंगसन जिस आइडियोलॉजिकल एंड मोरल एजुकेशन की बात कर रही थी, वो किसी स्कूल के टेक्स्ट बुक वाली बात नहीं थी। उसका मतलब था झंग यी के प्रति पूर्ण निष्ठा। क्योंकि अगर बड़ी मेहनत से तैयार किए गए पावरफुल एलियंस आखिरकार रिबेलियस और अनग्रेटफुल निकले, तो वो तो अपनी ही गर्दन काटने जैसा होगा। इज देयर एनी वे टू डू इट? झंग यी ने पूछा। यांग जिंगसन की एबिलिटी से वो इंसानों को टेम्पररी कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन लॉन्ग टर्म में बड़ी संख्या में एलियंस को कंट्रोल कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो ये रास्ता तो बंद ही समझो, झंग यी ने कहा। यह प्रॉब्लम एक्चुअली बहुत सिंपल है। यांग जिंगसन ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, बस एक भगवान बना दो। तुम्हें भगवान बना देते हैं भाई, ताकि एकेडमी में मौजूद सभी एलियंस तुम्हारी पूजा करें, तुम्हारे लिए मर मिटने को तैयार रहें। झंग यी अचानक समझ गया। रिलीजन? यांग जिंगसन ने हंसते हुए कहा, भाई तुम्हें खुद टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मास बेस ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। तुम अब टियानहे सिटी के पैट्रन सेंट हो और पूरे जियांगनन रीजन में तुम्हारी प्रेस्टीज काफी ऊंची है। हमें बस थोड़ा सा गाइड करना है और हम तुम्हारे लिए एब्सोल्यूट लॉयल बिलीवर्स तैयार कर सकते हैं। टियानहे सिटी में कुछ लोग हैं जो इस काम में माहिर हैं। हमें उन्हें अच्छे से यूटिलाइज करना होगा। झंग यी ने सिर हिलाया। ठीक है, इस मैटर को एजेंडा में डाल लो। अरेंजमेंट्स शुरू किए जा सकते हैं। अब जबकि डेंग जिंटोंग कुछ दिन के लिए ब्लिजर्ड सिटी में था, झंग यी ने एलियन ट्रेनिंग एकेडमी की प्रेपरेशन शुरू कर दी। एकेडमी का लोकेशन चुना गया टियानकिंग एकेडमी, जहां पहले यांग जिंगसन और ल्यू कैरन पढ़ते थे। वो जगह बर्फ से ढंकी हुई थी, लेकिन ज्यादातर इमारतें इंटैक्ट थी। बस थोड़ी सी सफाई और कंस्ट्रक्शन हेल्प के बाद इसे इस्तेमाल में लाया जा सकता था। इनिशियल प्लान यह था, जो लोग सुपरनैचुरल टैलेंट रखते हैं उन्हें सिलेक्ट कर लिया जाए, उन्हें अच्छा खाना दिया जाए ताकि फिजिकल फिटनेस बना रहे, साथ ही साथ बेसिक ट्रेनिंग और आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल कोर्सेज भी मिले। ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स तो आसानी से मिल सकते थे। बेली चोंगकिंग और टेंगू टीम के किसी भी 2 मेंबर से काम चल जाता, लेकिन आइडियोलॉजी और पॉलिटिक्स कौन पढ़ाएगा? झंग यी ने कई बार सोचा,
लेकिन उसे ऐसा कोई इंसान अपने आसपास नहीं दिखा। तभी यांग जिंगसन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, टियाने सिटी में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। दरअसल कई ऐसे लोग हैं जिनकी असली क्षमता तुमने अभी देखी नहीं है। झंग यी मुस्कराया, तो लगता है तुम्हारे पास ऑलरेडी कोई सही इंसान है। मा वेनजेंग, यांग जिंगसन ने नाम लिया। झंग यी को उस दुबले, शांत मिडलेज आदमी की याद आई। वो पहले एक बिजनेस टाइकून था और साथ ही साथ बेहद शार्प स्पीकर भी। जब येनलू आइलैंड से लोगों को रेस्क्यू किया गया था, तब झंग यी ने उसकी कम्युनिकेशन स्किल नोटिस की थी। स्पीच एक बहुत पावरफुल एबिलिटी है। इतिहास में कई बड़े लीडर्स जिन्होंने दुनिया को बदला, उनके पास ये आर्ट थी। चाहे ग्रीक सिटी स्टेट्स हो या 20वीं सदी का इनफेमस जर्मन डिक्टेटर, उनकी ऑरेटरी ने मासेस को मोबिलाइज किया। अब जबकि झंग यी का फोकस एदो पर था, वो खुद इस काम को हैंडल नहीं कर सकता था, तो उसने झू किर को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। वैसे भी ट्रेनिंग स्कूल अभी बस शुरू ही हुआ था। रिसोर्सेज और एनर्जी अभी कम ही लगानी थी। कुछ दिन बाद डेंग जिंटोंग ब्लिजर्ड सिटी से लौट आया। झंग यी को देखकर उसने सिर झुकाकर इशारा किया। झंग यी समझ गया, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। अब जैसे ही कोलंबिया नेवी एक्शन में आती है, वो लोग फिर से एदो की ओर निकलेंगे। इस बार सीधा इमॉर्टल माउंटेन। टाइम वेट्स फॉर नो वन। कोलंबिया नेवी को ल्योर करने के बाद वो लोग जल्दी ही सच समझ जाएंगे। झंग यी को शिनचुया और ड्रैगन स्पेसिमेन को उनके लौटने से पहले हासिल करना होगा। थोड़ा आयरॉनिक भी है, अपोकलिप्स के तीसरे साल में झंग यी अब एक ब्लैक चैरेट लेवल एलियन बन चुका है, जिसकी एबिलिटी इंडेक्स 20,000 है। पूरी दुनिया में अब गिने चुने लोग ही ऐसे स्ट्रेंथ रखते हैं। जिस दिन कोई एनिमी ये जान जाए कि झंग यी अब उनके पीछे है, वो नींद हराम होना तय है। पर यह पहली बार था जब झंग यी खुद ऑफेंसिव पर जा रहा था, और फिर भी उसने सब कुछ प्लानिंग और फॉलबैक के साथ किया। अगर ये टारगेट किसी और देश में होता, शायद झंग यी इंटरेस्ट ही नहीं लेता, लेकिन जब बात जापान की हो तो मामला अलग हो जाता है। क्या मैं एक एक्सट्रीम नेशनलिस्ट हूं? झंग यी ने खुद से पूछा। शायद नहीं, लेकिन अगर जापान को उनके घमंड के सिर पर कुचल दूं, तो दिल को बहुत सुकून मिलेगा। जैसा कि एक महान व्यक्ति ने कहा था, मैं ये इसलिए नहीं कर रहा कि मैं महान हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि एक हुआशु देशवासी होने के नाते मुझे खोया हुआ लौटाना है, और जो ह्यूमिलिएशन झेला है उसका हिसाब बराबर करना है। एक बार फिर सभी तैयार थे, और फिर फॉग वैली में एक सुबह अचानक एक भारी एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस हुई। एक ऐसी ताकत जो गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव जैसी थी, फॉग वैली के साउथ वेस्ट हिस्से से उठी और सभी दिशाओं में फैल गई। शॉकवेव इतनी भारी थी कि सैकड़ों मील तक का पॉइजनस फॉग तुरंत हट गया। वो आइलैंड जो पहले ही जमीन में समा चुका था, उसे फिर से बहुत नुकसान हुआ। ये एबनॉर्मल एनर्जी पूरे आसपास के सभी पावरफुल फोर्सेस का ध्यान इंस्टेंटली खींच लाई। ईस्ट चाइना सी रीजन, ईस्ट चाइना सी सिटी के पोर्ट से दूर समुद्र बुरी तरह से हिल रहा था। वहां खड़ी वॉरशिप्स तक मॉडल शिप्स की तरह हिलने लगी। तभी समुद्र से एक नीला काला शेल बाहर आया। वो किसी डीप सी एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा था। ईस्ट चाइना सी रीजन की सबसे बड़ी कॉम्बैट फोर्स XUANW सतह पर आ चुकी थी। उसकी नाव जितनी बड़ी 2 आंखें साउथ वेस्ट सी की तरफ देखने लगी। फॉग वैली की तरफ कोई अनयूजुअल मूवमेंट है? अब XUANW पहले से कहीं ज्यादा विशाल हो गया था। झंग यी से मिलने के बाद वो भी अपनी तरह से ग्रो कर रहा था। इस डेंजरस दुनिया में जो बढ़ेगा नहीं, वो मरेगा, ये बात हर पावरफुल बीइंग समझ चुका था। XUANW के सरफेस पर दूर से 2 फिगर्स तेजी से दौड़ते हुए आए, एक हरा, एक आइस ब्लू। किंगलोंग और झुके दोनों उसके ऊपर उतरे और साउथ वेस्ट सी की तरफ गंभीर निगाहों से देखने लगे। अब किंगलोंग एक ऑफिशियल इप्सिलॉन लेवल एलियन बन चुका था। जहां तक झुके की बात है, उसे भले ही सोर्स ऑफ गॉड न मिला हो,
लेकिन पिछले ऑपरेशन से उसे बहुत कुछ हासिल हुआ। उसकी करंट स्ट्रेंथ अब सिर्फ एक स्टेप दूर थी ब्रेक थ्रू से, बस समय की बात थी। चैप्टर 1515 डायरेक्ट अटैक ऑन द डेमन कोर्ट। 4 पवित्र आत्माओं में से अब तक 3 सामने आ चुके थे, लेकिन व्हाइट टाइगर का टाइटल अभी तक खाली था, क्योंकि ईस्ट चाइना सी रीजन में कोई ऐसा नहीं था जिसकी ताकत बाकी तीनों के बराबर हो। किंगलोंग ने नीचे XUANW की ओर देखा और पूछा, XUANW, डिड यू सेंस एनीथिंग? XUANW की भारी सी गूंजती आवाज समंदर में गूंजी। एक बहुत ही स्पेशल एनर्जी रिएक्शन। लगता है कोई पावरफुल वेपन है, लेकिन डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, सो आई कांट टेल एग्जैक्टली। सुजाकू, जिसने डार्क रेड कॉम्बैट सूट पहना था और जिसकी कोल्ड प्रिटी आइज ब्लू पैटर्न से मैच कर रही थी, आर्म्स फोल्ड करते हुए बोली, मैंने सिचुएशन ली शुआई को रिपोर्ट कर दी है, लेकिन XUANW, तुम्हारी बात को वो ज्यादा सीरियसली लेता है। तुम ही बताओ, अब क्या करें? सुजाकू पहले भी 2 बार फॉग वैली जा चुकी थी और हर बार मेजर क्राइसिस फेस किया था। पिछली बार तो अबिस तक पहुंच गई थी और ऑलमोस्ट मर ही गई थी। तब उसे समझ में आया वो जगह बस वियर्ड नहीं थी, टेरिफाइंगली मिस्टेरियस भी थी। इसलिए अब उसने एक लेसन सीख लिया था, नो मोर सोलो डिसीजंस। XUANW ने कामली कहा, माई मेन बॉडी कांट एंटर दी अबिस ऑफ फॉग वैली, और तुम्हारी स्ट्रेंथ से भी वो जगह अब एक्सट्रीमली डेंजरस हो सकती है, स्पेशली अगर वहां की किसी एग्जिस्टेंस को हमने एंग्री कर दिया हो। किंगलोंग की भौहें सिकुड़ गई। अगर ऐसा है तो कोलंबिया ओशन फ्लीट वाले इसका फायदा उठा सकते हैं। XUANW का जवाब सिंपल था, बेटर सेफ देन सॉरी। उसकी आंखें बहुत गहरी थी। तुम लोगों ने कभी डीप सी का सामना नहीं किया है। तुम्हें नहीं पता इस दुनिया के नीचे क्या क्या छुपा हुआ है। जब मैं इप्सिलॉन बना तो लगा मैं समंदर का सबसे पावरफुल ओवरलॉर्ड हूं, लेकिन जब सीबेड तक गया तभी पता चला कि मेरी समझ कितनी शैलो थी। फॉग वैली उतना सिंपल नहीं है जितना तुम लोग समझते हो। जो अब तक तुमने देखा है वो सिर्फ सरफेस है। XUANW एक एक्सट्रीमली कॉशियस और ब्रिलियंट एग्जिस्टेंस था। अगर वो भी ये सब कह रहा था तो किंगलोंग और सुजाकू नेचुरली उसकी बात मान गए। ठीक है, देखते हैं कोलंबिया वाले क्या करते हैं। कार्डिल्स और कनारो ज्यादा पास है फॉग वैली के, वो चुप नहीं बैठेंगे, सुजाकू बोली। और सच में ओशन फ्लीट भी ये सब इग्नोर नहीं कर सकता था। फॉग वैली उनके नवल पोर्ट के बहुत करीब था और वहां का कोई भी एबनॉर्मल मूवमेंट उन्हें डायरेक्ट इंपैक्ट करता था। फ्लीट कमांडर 5 स्टार एडमिरल ग्रेटो डगलस ने तुरंत ओशन लॉर्ड कार्डिल्स और पियर्सर यासिन कनारो को बुलाया। ये दोनों अब हेल्थ चेन ऑर्गेनाइजेशन के सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड्स थे। कनारो लेट स्टार्टर था, लेकिन कोलंबिया के रिसोर्स अक्यूमुलेशन की वजह से उसकी ग्रोथ इतनी तेज थी कि अब वो कार्डिल्स के बराबर पहुंच चुका था। दोनों कमांडर्स ऑफिस पहुंचे। डगलस ने पाइप मुंह में लिए कहा, जिंगडाओ में फिर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी हुई है। ये हमारे लिए खतरा भी है और मौका भी। हमें वहां कोई भेजना होगा और कोई नेवी बेस पर भी रहना जरूरी है, क्योंकि अब हमें सिर्फ हुआशू कंट्री से नहीं बल्कि इन जापानीज लुनाटिक से भी निपटना है। कार्डिल्स ने सांस ली और बोला, हाँ, दैट डैम प्लेस अगेन। ये अंडरग्राउंड चीजें कब बाहर निकलेंगी कोई नहीं जानता। वो लोग केव्स के अंदर छुपे रहते हैं और हमारी क्रूज मिसाइल्स उनको एक्यूरेट हिट नहीं कर सकती। डगलस ने पाइप से 2 कश लिए और आंखें सिकोड़ते हुए कहा, कार्डिल्स, फोकस। वहां के लोग आसान नहीं हैं। कार्डिल्स ने नाक चढ़ाते हुए कहा, ओके, ओके, I'll हैंडल इट। I'll take those guys over and see. Anyway, I'm good with babysitting. बात मजाक में कही थी, लेकिन डगलस कभी भी कार्डिल्स को अकेले वहां भेजने की इजाजत नहीं देता। इप्सिलॉन लेवल पर होने के बावजूद ये लोग भी वल्नरेबल होते हैं। जैसे झंग यी भी थियोरेटिकली एक हल्के चोकिंग से मर सकता है। फॉग वैली में तो जहर ही जहर फैला है और अबिस में क्या होगा कोई नहीं जानता।
इसलिए सीरियस मिशन टीम में ही किया जाता है। डगलस ने फिर कनारों की तरफ देखा और कहा, यू स्टे एट नेवीज मेन कैंप, कोई भी एक्सीडेंट न हो। कनारों ने सिर झुकाकर कहा, यस कमांडर। जिंगडाओ इंसिडेंट के तुरंत बाद झंग यी ने अपनी एलियन ट्रूप्स को लेकर सीधा एदो कैसल की ओर मार्च शुरू कर दी, क्योंकि अब की बार उनका टारगेट था इमॉर्टल माउंटेन का सीधा अटैक। डिपार्चर का टाइम डे टाइम रखा गया ताकि रात के समय 100 गोस्ट्स से अवॉइड किया जा सके। दिन में एदो कैसल अब भी वैसा ही बसलिंग था, लेकिन अब हर गली नुक्कड़ पर डीमन कॉर्ट के लोग गश्त लगा रहे थे। टॉल बिल्डिंग्स की रूफ टॉप्स पर एलियन स्काउट्स वर स्टेशन्ड। एक एलियन जिसके पास फ्लाई लाइक कंपाउंड आइज थे, वो एदो टीवी टावर की टॉप पर बैठा था। उसकी एबिलिटी थी वाइड एरिया मूवमेंट कैप्चर। अगर शहर में कुछ भी अनयूजुअल होता, उसे सबसे पहले पता चलता। दे लियांग म्यूजियम इंसिडेंट के बाद एदो सिटी फुल मार्शल लॉ में था। दूसरे रीजन से टॉप टियर प्लेयर्स भी बुला लिए गए थे। झंग यी और बाकी सभी डिस्गाइज में थे। डिस्गाइज ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि ठंड की वजह से सबने मोटे कपड़े पहने हुए थे और फेस मास्क लगाए थे। झंग यी और उसकी टीम क्राउड में ब्लेंड हो गए। डेंग जिंटोंग ने धीरे से पूछा, झंग यी, आर यू गोइंग स्ट्रेट टू इमॉर्टल माउंटेन? उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये नियॉन एलियंस का बेस कैंप था। इस बार सिर्फ झंग यी नहीं, सबको लड़ना होगा, और सामने होंगे एलियंस जिनकी तादाद और ताकत कहीं ज्यादा थी। कोई भी इसे आसान नहीं समझ रहा था। झंग यी ने कहा, उससे पहले एक चीज कंफर्म करनी है। वो एक स्पेसिफिक रूइन की ओर चला गया, जहां कुछ दिन पहले उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। वहां उसे वही पुराना हेडलेस कॉर्प्स दिखा, जमीन पर अजीब सी पोज में पड़ा हुआ। उसका शरीर पूरी तरह सूख चुका था, जैसे कोई बलून से हवा निकल गई हो। ही स्टिल डेड, झंग यी ने सॉफ्टली कहा। इसका मतलब था, अगर शरीर को फैटल इंजरी मिले तो ये लोग सच में मर जाते हैं। लेकिन फैटी सू की अर्लियर ऑब्जर्वेशन को याद करें। अगर शरीर इंटैक्ट हो तो शायद रिसरेक्शन पॉसिबल है। शायद ये किसी पैरासाइट नेस्ट जैसा काम कर रहा हो। चैप्टर 1516, 3 स्तंभ, 3 पिलर्स। दिन के समय में भी टेनशुगु टेम्पल के अंदर रोशनी मध्यम थी। वहां आज भी मोमबत्तियां जलाने की परंपरा को निभाया जा रहा था। ईविल बॉय नंगे पांव जमीन पर बैठा था, अपनी बड़ी और अजीब सी आंखों से ट्रांस में एक पुरानी किताब को घूर रहा था। वो एक एंशिएंट किताब थी, ट्रेडिशनल चाइनीज कैरेक्टर्स में लिखी हुई, लीनियर लेआउट में। उसके कवर पर लिखा था शिंगशु। वो अपनी उंगलियां चबा रहा था और उसकी आंखें लाइन दर लाइन घूम रही थी। कमाल है, हुआशु देश के प्राचीन काल में भी ऐसे पावरफुल एलियंस थे। ये बंदा तो बहुत ही गिफ्टेड रहा होगा। सुपर पावर्स को ऐसे भी समझा जा सकता है। कितना इंटरेस्टिंग है। शिंगशु ने उसे ताकत की एक नई अंडरस्टैंडिंग दी थी कि कैसे एलियंस की ताकत को हासिल किया जा सकता है और कैसे खुद को लगातार और ज्यादा पावरफुल बनाया जा सकता है। तभी मंदिर के कोने में स्पेस अजीब तरीके से डिस्टॉर्ट होने लगा। 3 ब्लैक रोब्ड फिगर्स वहां प्रकट हुए। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? इविल बॉय ने उनकी तरफ देखा और हल्की सी आवाज में पूछा। पहली शैडो ने कहा, दुश्मन आ रहा है, सतर्क रहो। दूसरी ने कहा, एदो हमारा आधार है, इसे किसी भी हाल में नष्ट नहीं होने देना। तीसरी ने कहा, इस समय हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। वो इंसान हमें नोटिस कर चुका है। इविल बॉय का एक्सप्रेशन एकदम ब्राइट हो गया। बहुत बढ़िया, मुझे किसी काबिल दुश्मन से लड़े हुए बहुत वक्त हो गया है। वो अपनी लंबी उंगलियों को चबाने लगा, इतनी जोर से कि चटकने की आवाज आने लगी, जैसे वो उंगलियां तोड़कर खा जाएगा। हुआशु से आया ह्यूएनडन। कितना इंटरेस्टिंग है। उसने बगल की किताबों के ढेर से एक स्मार्ट डिवाइस उठाया और उसमें एक फाइल खोली। ब्लू प्रोजेक्शन हवा में उभरा और झंग यी का चेहरा सामने आ गया। ह्यूएनडन, स्पेस बेस्ड एबिलिटी यूजर, एबिलिटी कोड एब्सोल्यूट डिफेंस,
स्पेस डिफेंस से फिजिकल अटैक्स को काउंटर करता है और एस्केप में बहुत माहिर है। इविल बॉय के होंठों पर पागलपन भरी मुस्कान आ गई। बहुत अच्छा, डिफेंस में स्ट्रांग और भागने में भी उस्ताद। हाँ, मजा आएगा। उसने पीछे खड़े शैडो से पूछा, कोई तरीका है इसे एदो से भागने से रोकने का? पहली शैडो बोली, मुश्किल नहीं है। स्पेस बेस्ड एलियंस को रोकने का सबसे आसान तरीका है स्पेस को ब्लॉक कर देना। दूसरी ने कहा, हम उसे एदो में ट्रैप कर देंगे और फिर शिकार करेंगे। तीसरी ने कहा, यह तुम्हारा होम ग्राउंड है, तुम अमर हो, तुम्हारे पास बहुत वक्त है, जैसा चाहे वैसा शिकार करो। इविल बॉय ने सिर उठाया, ठीक है, चलो इंतजार करते हैं जब शिकारी अपने जाल में खुद आकर फंसे। उधर झंग यी ने अपनी टीम को लेकर एदो सिटी पार कर ली और सीधे इमॉर्टल माउंटेन के सामने पहुंचा। वो पहाड़ एक एक्टिव वॉल्केनो था, लेकिन अब एक्सट्रीम ठंड में सफेद हो चुका था। झंग यी ने दूर से उस माउंटेन को देखा और डेंग जिनटोंग और बाकियों से बोला, चलो शुरू करते हैं। डेंग जिनटोंग, लाइंग वायु और बाकी लोग बिना कोई हिचक के दोनों तरफ भागने लगे। इस बैटल में झंग यी मेन अटैकर था। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसके एक्शन से अटेंशन अट्रैक्ट होना तय था, इसलिए उसे छिपने की कोशिश नहीं करनी थी, बल्कि खुद को सामने लाकर दुश्मनों को डिस्ट्रैक्शन में डालना था। बाकी टीम को इमॉर्टल माउंटेन के अंदर घुसकर मेन टारगेट शिंगशू और ड्रैगन स्पेसिमेन को हासिल करना था। झंग यी के साथ सिर्फ म्यू यान, यांग जिंगसन और हुआ रह गए। लाइंग वायु और अदर्स के जाने के बाद झंग यी ने पहाड़ से कुछ किलोमीटर दूर खड़े होकर अपना दाया हाथ हवा में उठाया। इतनी साफ साफ एंट्री डीमन कॉर्ड की निगाहों से कैसे बच सकती थी? युमा कॉर्ड के दर्जनों एलियंस अचानक प्रकट हुए और उस पर हमला करने दौड़े। कौन हो तुम? तुम्हें यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? मरना चाहते हो? झंग यी ने उनकी ओर देखा तक नहीं। हुआ की बॉडी अचानक कई मीटर लंबी एलियन बीस्ट में बदल गई। उसका सारा काला बाल खड़ा हो गया और नीडल जैसे तेज स्पाइक्स में बदल गया। एक पल में ही वो स्पाइक्स बारिश की तरह बरसे और सामने आए सभी एलियंस को छलनी कर दिया। कुछ ने अपनी पावर से बचने की कोशिश की, लेकिन ताकत में इतना फर्क था कि कोई भी बच नहीं पाया। पुश पुश पुश, सबकी लाशें जमीन पर बिखर गई। कैसल पैलेस में इविल बॉय ने अचानक अपनी आंखें खोली। वो दूर आकाश की ओर देख रहा था। वो आ गया। झंग यी ने हवा में अपनी मुट्ठी बंद की। अगले ही पल इमॉर्टल माउंटेन के ऊपर आसमान काला हो गया। एक डार्क वॉर्टेक्स बनना शुरू हुआ और इतनी तेजी से बढ़ा कि पूरा पहाड़ उसकी चपेट में आ गया। डेसेंट, डार्क स्टार्स, वॉइड की ताकत उस ब्लैक होल से निकली, डार्क और चमकते सितारों के रूप में, और सीधे इमॉर्टल माउंटेन पर गिरने लगी। कैसल पैलेस में खड़े 3 डीमन कॉर्ड कैडरी का चेहरा गंभीर हो गया। इतनी भयानक ताकत, आसमान भी अब उसका साथ दे रहा है। मिंग है, जोंगजी बड़बड़ाया। इविल बॉय ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन क्या वो मुझ तक पहुंच पाएगा? ये इस बात पर निर्भर है कि क्या वो पहले ही चरण को पार कर पाता है या नहीं। उसने अपनी उंगली कैसल टावर के गेट की तरफ इंगित की। डार्क स्टार्स गिरने लगे और पूरे पहाड़ के एलियंस ने डिफेंस में अपनी सारी ताकत झोंक दी। कई बैरियर्स बनाए गए, कई डिफेंसिव पावर्स एक साथ एक्टिवेट हुई। लेकिन जैसे ही डार्क स्टार्स जमीन पर गिरे, सब कुछ गायब, कोई चीख भी नहीं, और डीमन कॉर्ड के सैकड़ों एलियंस वॉइड की शक्ति से हवा में घुल गए। जब कैसल टावर की बारी आई तो एक ब्लैक रोब्ड फिगर वहां प्रकट हुआ। उसके हाथ ऊपर नीचे हवा में फैल गए और एक ब्लैक ब्रॉन्ज मिरर वहां उभरा। उसके सेंटर से एक एनर्जी लाइट निकली जो कैसल टावर के आसपास के एरिया को कवर करने लगी। झंग यी को पता नहीं चला, लेकिन एदो कैसल के ईस्टर्न एरिया में एक अदृश्य स्पेस बैरियर एक्टिवेट हो चुकी थी जो पूरे आसमान को घेर रही थी। झंग यी पीछे खड़े हुआ की तरफ मुड़ा और मुस्कराया। हुआ
बाहर निकालो उन्हें। रॉर। हुआ हुआ ने इमॉर्टल माउंटेन की तरफ देखकर अपना जबड़ा खोला और उसमें ब्लड रेड एनर्जी इकट्ठा होने लगी। बूम। एक भयंकर एनर्जी बीम सीधे कैसल पैलेस की ओर दाग दी गई, पूरे पर्वत को हिला देने वाली ताकत के साथ। चैप्टर 1517 टोर मस्कड़ो। हुआ का हमला बेहद भयानक था। अब उसका एबिलिटी इंडेक्स 13,000 पॉइंट्स तक पहुंच चुका था। उसके एक ही वार से पहाड़ की चोटी ढह सकती थी। लेकिन इससे पहले कि उसकी एनर्जी कैसल तक पहुंचती, एक ट्विस्टेड बैरियर अचानक उसके सामने उभर आया। हुआ की पूरी ताकत को उसी ने एब्जॉर्ब कर लिया। तभी इमॉर्टल माउंटेन से एक धुंधली धुंध फैलने लगी। सब कुछ धुंधला हो गया, जैसे किसी ड्रीम में हो। और उस धुंध के बीच एक विशाल और पुराना महल, पैलेस, धीरे धीरे प्रकट हुआ। झंग यी और हुआ के सामने खड़ा हो गया। यह पैलेस इमॉर्टल माउंटेन के मेन कैसल से कहीं बड़ा और पुराना लग रहा था, लेकिन उसके चारों ओर एक भयानक, डरावना गोस्टली ऑरा फैला हुआ था। झंग यी ने तुरंत ऑल थिंग्स बैरियर एक्टिवेट कर लिया और उसकी प्रेडिक्शन एबिलिटी चालू हो चुकी थी, किसी भी एक्सीडेंट से बचने के लिए। लेकिन तभी वो धुंध पूरे एदो सिटी में फैल गई। झंग यी का दिल चौंक गया। उसने ऊपर देखा, आसमान अचानक रात में बदल गया। कुड इट बी? वो बड़बड़ाया। उसने एदो की तरफ देखा। कैसल डेड साइलेंट था और वो सभी गोस्ट्स फॉग में उभरने लगे। नाइट परेड ऑफ 100 डीमंस। तो ये भी इंसानों द्वारा बनाया गया है? मतलब ये रात भी आर्टिफिशियल है? झंग यी खुद पर हंस पड़ा। हमने दिन में हमला करने की सोची थी ताकि गोस्ट्स का सामना ना करना पड़े, और उन्होंने दिन को ही रात में बदल दिया। खैर, अब फर्क नहीं पड़ता, युद्ध शुरू हो चुका है। झंग यी ने हुआ से कहा, जाओ उन डीमंस को रोक कर रखो। उसे पता था कि ये गोस्ट्स मारने से नहीं मरते, लेकिन उनकी ताकत बहुत ज्यादा भी नहीं है। हुआ की ताकत के आगे वो टिक नहीं पाएंगे। रॉर। हुआ तुरंत पलटा और फॉग के रास्ते से आने वाले डीमंस पर एक हाई एनर्जी पार्टिकल रे दाग दी। वो किरण किसी स्कैल्पल की तरह चली, पूरी जमीन 2 हिस्सों में बांट दी, जैसे एक डेथ लाइन बन गई हो। झंग यी ने एंशिएंट पैलेस को देखा और हाथ उठाकर बोला, गॉड्स डोमेन प्यूरिफिकेशन। एक भीषण दबाव एंशिएंट पैलेस पर टूटा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। वो महल किसी इनविजिबल फोर्स से घिरा हुआ था। उसकी नींव को छूना भी मुश्किल था। तभी एक डरावनी आवाज पैलेस के ऊपर से गूंजी, यदि देवताओं का सम्मान नहीं करते तो इस दरवाजे से आगे नहीं जा सकते। झंग यी ने ऊपर देखा। एक काली चादर में लिपटा इंसान मंदिर की छत पर खड़ा था। झंग यी हंस पड़ा। गॉड, इस भूतों से भरे नियॉन में हर शौचालय का भूत भी खुद को देवता कहता है। तुम्हारे गॉड्स बहुत सस्ते हैं। अब उसके दाएं हाथ में स्वॉर्ड इन द ट्री कॉन्डेंस्ड हो चुकी थी। उसे पता नहीं था कि सामने वाला कौन है, लेकिन उसका रास्ता रोक रहा था, तो उसे साफ करना जरूरी था। उसने तलवार जमीन में गाड़ दी। अगले ही पल 5 से 6 मीटर मोटी बेलों का एक विशाल जंगल जमीन से उभरा, तेजी से फैलने लगा। पैलेस उसकी पकड़ में आने ही वाला था। लग रहा था जैसे पूरी इमॉर्टल माउंटेन उसी में समा जाएगी। तभी KRRRRRR ब्लैक डोर धीरे से खुली। अंदर से बैंगनी धुआं फैला और 2 काले दस्तानों वाली विशालकाय हथेलियां बाहर निकली। उसके बाद जो निकला वो एक हेडलेस जाइंट गोस्ट था, करीब 30 मीटर लंबा, वॉरिंग स्टेट्स एरा की काली लाल प्लेट आर्मोर में। उसका सिर नहीं था, सिर्फ एक ब्लैक स्मोक बॉल थी जहां उसका सिर होना चाहिए था, और 2 लाल चमकती आंखें उसमें जल रही थी। गोस्ट टॉर मस्कड़ो। उसने एक विशाल सैमुराई स्वॉर्ड निकाली और एक वार में झंग यी के पूरे फॉरेस्ट अटैक को चीर डाला। और उसके आते ही झंग यी ने महसूस किया, सीन बदल गया है। चारों ओर लाल टोरी गेट्स, एक अंतहीन कॉरिडोर बन चुका था।
चारों ओर सिर्फ अंधकार था, एक खाली वॉइड। इंटरेस्टिंग इल्यूजन है ये, या कोई स्पेशल डोमेन? झंग यी की तलवार फिर से कॉन्डेंस हुई और उसके चारों ओर ऑल थिंग्स प्रोटेक्शन एक्टिवेट हो चुका था। उसने बाई ओर से व्हाइट आउल पिस्टल निकाली और 3 होली सिल्वर बुलेट्स लोड की। बैंग! पहली गोली सीधी पिंग जंगमिन, टॉर मस्कड़ो की ओर, लेकिन वो तेज निकला। एक ही वार में उसने गोली को काट दिया। गोली दूर जाकर फटी, एक भयानक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। झंग यी ने फिर ट्रिगर खींचा। 3 गोलियां सीधे उसके टोर्सों की ओर। टोर मस्कड़ो ने अपने दोनों हाथों से तलवार थामी और सीधा झंग यी की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन तभी बुलेट्स हवा में गायब हो गई और फिर दिशा बदलकर सीधा उसकी छाती पर जा लगी। गन फाइटिंग! ट्रेजेक्ट्री को डायमेंशन गेट से बदल दो और दुश्मन की गति को प्रेडिक्ट करो। बूम, बूम, बूम! तीनों गोलियां मस्कड़ों की चेस्ट पर लगी और न्यूक्लियर प्लस एंटी मैजिक मटीरियल के कारण भयानक एक्सप्लोजन हुआ। भले ही उसकी एंशंट आर्मोर थी, उसे पीछे 5 से 6 कदम पीछे धकेल दिया गया। झंग यी मुस्कराया। पेनिट्रेशन नहीं हुआ? इंटरेस्टिंग। लगता है इमॉर्टल माउंटेन पर और भी इप्सिलॉन लेवल बीइंग्स है। पर क्या यह भी नाइट परेड का हिस्सा है? झंग यी ने बिना वक्त गवाए अपनी सबसे खतरनाक एबिलिटी एक्टिवेट की, डिवाइन डोम इन प्यूरिफिकेशन। उसकी आंखों में सफेद प्रकाश और स्पेस खुद डिस्टॉर्शन में चला गया। पूरे स्पेस को स्क्वीज कर दिया गया, टॉर मस्कड़ो समेत। क्राक! मस्कड़ो की आर्मर टूटी। उसके अंदर से एक स्केल्टन निकला जिसमें ब्लैक फ्लेम जल रही थी। वो एंशंट अनडेड अब सिर्फ एक भूतिया स्केल्टन बन चुका था जो इस प्रेशर में लगभग चूर चूर हो चुका था। चैप्टर 118 फॉलिंग फ्रॉम दी स्काई, आसमान से हमला। झंग यी अब वो एलियन नहीं था जो सिर्फ डिफेंस में स्किल्ड था। जब से उसने ब्लैक चैरियट लेवल हासिल किया था, उसकी अटैक पावर भी उतनी ही भयानक हो चुकी थी जितनी उसकी डिफेंस कैपेबिलिटीज थी। एंशिएंट रिवाइव्ड गोस्ट्स और पौराणिक अनडेड बीइंग्स अब उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थे। वो अपनी ताकत से उन्हें कुचल सकता था। इमॉर्टल माउंटेन के टेंपल के ऊपर एक ब्लैक शैडो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। झंग यी की डिस्ट्रक्टिव पावर देखकर उसकी आंखों में एक पल को हैरानी तैर गई। ये आदमी इतना पावरफुल हो गया? लग रहा है यूमा कोर्ट से मिली जानकारी पूरी नहीं थी। वो सोचने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। झंग यी के हाथ में व्हाइट आउल पिस्टल थी। उसने बिना रुके लगातार बुलेट्स दागी। पिंग जंगमिन कितना भी तेज क्यों न हो, लेकिन झंग यी की प्रेडिक्शन बेस्ड ट्रेजेक्टरी शिफ्टिंग बुलेट्स को रोक पाना उसके लिए नामुमकिन था। हवा में लगातार धमाके गूंजे, बूम, 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 और फिर एक और डिवाइन डोमेन प्यूरिफिकेशन लॉन्च हुआ। पिंग जंगमिन का स्केल्टन चकनाचूर हो गया, हड्डियां बिखर गई और चारों तरफ छितर गई। लेकिन झंग यी जानता था कि ऐसे अनडेड अक्सर रिवाइव हो जाते हैं, और जैसा उसने सोचा था वैसे ही हुआ। स्केल्टन की हड्डियां फिर से हिलने लगी। उसकी आंखें फिर एंशिएंट टेंपल की तरफ मुड़ गई, जहां ऊपर एक और ब्लैक शैडो खड़ा था। शायद इस सारी रिसरेक्शन का सोर्स वही था। झंग यी ने स्वॉर्ड इन दी ट्री को फिर से ब्रेसलेट में बदला और दोनों व्हाइट आउल्स निकाल लिए। उसके पीछे वॉइड एनर्जी स्पाइरल बनाते हुए उठने लगी, जो उसकी बॉडी के अंदर से आर्म्स तक बहते हुए पिस्टल्स में जमा हो रही थी। पहले सिल्वर ग्रे दिखने वाली पिस्टल्स अब प्योर ब्लैक में बदल गई थी। उनकी डार्क ब्रिलियंस किसी भी इंसान को घबरा देने वाली थी। जैसे ही एनर्जी क्रिटिकल लेवल पर पहुंची, दोनों पिस्टल्स आपस में मर्ज हो गई। झंग यी ने ट्रिगर दबाया और वॉइड से भरा हुआ एक विशाल काला हैलबर्ड निकला, हैलबर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन। वो सीधे उस एंशिएंट टेंपल की ओर निकला। इतना भीषण हमला देखकर टेंपल के ऊपर खड़ा शैडो भी चौंक गया। ह्यूमैनिटी क्या अब इतनी इवॉल्व हो चुकी है? वो बुदबुदाया। दिस इज द मास्टरपीस ऑफ द 6th जनरेशन। बूम,
वो पूरा टेम्पल ब्लैक हैल्बर्ड के हमले से चकनाचूर हो गया। पूरे इल्यूजन बेस्ड एनवायरनमेंट में दरारें पड़ गई और सब कुछ बिखरने लगा। ब्लैक शैडो ने खुद को बचाने के लिए खुद को वॉइड में ट्विस्ट करके गायब कर लिया। उसने कहा, अभी समय नहीं आया है, लेकिन अगली बार तुम इतने लकी नहीं रहोगे। और उसके साथ ही टेम्पल और उस गोस्ट टोर मैसेकाडो का शरीर वॉइड में निगल लिया गया। टेम्पल टूट चुका था, लेकिन चारों तरफ बैटल शुरू हो चुकी थी। झंग यी ने देखा कि इमॉर्टल माउंटेन में ढेरों जगह से फव्वारे की तरह एनर्जी बाहर फूट रही थी। युमाकोट के एलियंस हर डायरेक्शन से हमला कर रहे थे। पीछे से गोस्ट्स और मॉन्स्टर्स की पूरी नाइट परेड आर्मी हमला करने को तैयार थी, लेकिन हुआ ने उन्हें रोक रखा था। उसका विशाल शरीर दीवार बनकर खड़ा था। उन डीमंस में से कई खास खतरा नहीं थे, लेकिन उनके बीच मौजूद 3 गोस्ट किंग्स झंग यी के लिए सिरदर्द साबित हो सकते थे अगर वो लड़ाई के क्रिटिकल मोमेंट में इंटरफेयर करते। झंग यी की नजर अब इमॉर्टल माउंटेन के टॉप की ओर गई, जहां तेंशु पैलेस खड़ा था। लंबी ब्लूस्टन की सीढ़ियां पैलेस तक जा रही थी। दोनों तरफ टोरी गेट्स लगे हुए थे और वहां से उसे एक तीव्र ईविल एनर्जी महसूस हुई। किसी की घूरती हुई निगाहें उस पर टिकी हुई थी। वो जान गया, उसका सामना अब नियॉन्स सबसे खतरनाक एलियन से होने जा रहा था, द ईविल बॉय, मास्टर ऑफ द युमाकोट। झंग यी की आंखों में जोश आ गया। परफेक्ट, उसने बुदबुदाया। अब देखते हैं नियॉन का सबसे ताकतवर एलियन किस लेवल पर है। तेंशु पैलेस के सामने ईविल बॉय खड़ा था। उसके पीछे खड़े थे परगेटरी स्टार, मिंग हेत सुजी और मेडा युइचिरो। ईविल बॉय की निगाहें सीधी झंग यी पर टिकी थी और वो मुस्कुरा रहा था। वो मुस्कान जो किसी साइकोपैथ की तरह लग रही थी। उसने अपने तीनों अनुयायियों से कहा, कुछ कीड़े स्नीकी तरीके से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तुम लोग जाकर उन्हें रोको। तीनों ने सिर झुकाकर जवाब दिया, यस मास्टर। ईविल बॉय ने अपने घुटनों को झुकाया और कैनन बॉल की तरह माउंटेन से नीचे छलांग लगा दी। झंग यी के क्यानलोंग आर्मो ने अलर्ट दिया और स्काई कैमरा ने उस फॉलिंग फिगर को जूम करके दिखाया। वो एक दुबला-पतला लड़का था, बिना किसी आर्मोर के, लेकिन उसकी आंखों में दीवानगी भरी थी। अगर ये पुरानी दुनिया होती तो शायद वो किसी पागल खाने में होता। झंग यी ने अपनी हैवी स्नाइपर राइफल अली निकाली, जो यांग जिंगसिन द्वारा मॉडिफाई की गई थी और दुनिया की सबसे खतरनाक स्नाइपर मानी जाती थी। झंग यी ने ईविल बॉय को टारगेट किया और जैसे ही एनर्जी बार फुल हुआ, एक धमाके के साथ बुलेट छोड़ी। बूम! बुलेट सीधी ईविल बॉय के शरीर से टकराई, लेकिन उसने उसे अपने दांतों से पकड़ लिया। ग्रीन स्मोक उसके मुंह से निकली और उसकी आंखों में वहशीपन चमक रहा था। झंग यी ने थ्रू लेंस देखा, ईविल बॉय हंस रहा था, जैसे उसकी बुलेट एक मजाक हो। झंग यी के चेहरे पर गहरी गंभीरता आ गई। इवन लांसलॉट कुडंट टेक दिस बुलेट हेड ऑन, लेकिन ये लड़का, उसे मजा आ रहा है। झंग यी अब समझ रहा था, ये कोई सिंपल एलियन नहीं है, शायद रीइंफोर्समेंट टाइप है, लेकिन एक बात तय थी, असली लड़ाई अब शुरू होने जा रही थी। चैप्टर 119 है, चलो जंग छेड़ते हैं, लेट्स गो टू वॉर। झंग यी ने ईविल बॉय पर पहली गोली बेअसर होते ही रुकने का नाम नहीं लिया। उसे यह कंफर्म करना था कि सामने वाला डिफेंस किसी वन टाइम शील्ड का असर था या फिर उसका कोर एट्रीब्यूट ही था। इसलिए उसने लगातार ट्रिगर दबाया, एक के बाद एक बुलेट्स दागता रहा। वॉरशिप को चीर देने वाली गोलियां भी ईविल बॉय ने अपने दांतों से पकड़ ली, हर एक को बिना चूके। ईविल बॉय का शरीर तेजी से नीचे गिर रहा था और अब झंग यी से बस 200 मीटर दूर रह गया था। उसका शरीर एक अजीब लाल रंग में चमकने लगा, जैसे उसे खौलते पानी में डाला गया हो, और उसके मुंह से गर्म भाप निकल रही थी। उसकी आंखों में पागलपन और भी तेज हो गया था। वो बिना कोई ब्रेक लिए उल्टे सिर के बल सीधा झंग यी की तरफ गिर रहा था, जैसे कोई मिसाइल।
झंग यी ने कोई डॉज नहीं किया। उसे पता था कि जरूरत ही नहीं। उसकी सबसे मजबूत डिफेंस कैपेबिलिटी हमेशा से उसका डिफरेंट डायमेंशन स्पेस रहा है। सन ल्यूओ वैंगसियांग 3000 डायमेंशनल गेट्स फिर से एक्टिवेट हुए और उसके आगे बैरियर बनाकर दीवार की तरह खड़े हो गए। अगर ईविल बॉय उनमें घुसता है तो वो दूसरे डायमेंशन में ट्रैप हो जाएगा। झंग यी जानना चाहता था कि आखिर इस लड़के की एबिलिटी क्या है। ईविल बॉय ने अपनी गति बिल्कुल स्लो नहीं की। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचा, उसे जरूर कुछ एहसास हुआ, लेकिन उसने अपनी डायरेक्शन नहीं बदली और सीधे दूसरे डायमेंशन में घुस गया। झंग यी थोड़ा चौंका, लेकिन उसने तुरंत डायमेंशनल गेट बंद कर दिया ताकि उसे ट्रैप किया जा सके। लेकिन बस 2 सेकंड बाद उस बंद दरवाजे के अंदर से एक भयानक एक्सप्लोजन हुआ। इतना जबरदस्त कि झंग यी खुद स्टन रह गया। इस एनर्जी की पावर मेरी बराबर है। नियॉन में इतनी हाई लेवल की एलियन पावर कैसे आ गई? झंग यी को यकीन नहीं हो रहा था। उसकी जानकारी के मुताबिक हुआशु कंट्री जैसे बड़े क्षेत्र को भी एक 20,000 एबिलिटी इंडेक्स वाले एलियन को तैयार करने में वर्षों लगते हैं, और नियॉन जैसे देश के पास तो उसके आधे भी रिसोर्सेज नहीं थे। ऊपर से कोलंबियन नेवी उनका दोहन कर रही थी। तो फिर ये ताकत कहां से आई? एक्सप्लोजन ने झंग यी के एक डायमेंशनल गेट को पूरी तरह खत्म कर दिया, और तभी ईविल बॉय वॉइड से बाहर निकला, एक बंदर की तरह एजाइल होकर पीछे आ गिरा। जैसे ही उसके पतले पतले पैर जमीन पर टिके, उसने झंग यी की ओर एक खौफनाक मुस्कान फेंकी। युमा कोड का मास्टर, कोड नेम शू तेंदुजी, एक मिस्टीरियस एलियन जिसकी एबिलिटी इंडेक्स अज्ञात है। झंग यी ने अपनी कलाई घुमाई और हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है तुम्हें इंस्टेंटली किल नहीं किया जा सकता। चलो, अच्छा है, मजा आएगा। अब 2 इप्सिलॉन एलियंस के बीच सीधा टकराव शुरू हो चुका था, और इसके साथ ही इमॉर्टल माउंटेन के चारों ओर जंग की आग जल उठी। कोई भी झंग यी और ईविल बॉय की फाइट में इंटरफियर नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बाकी सब बेकार है। युमा कोड के जो एलियंस एदो में स्टेशन्ड है, वो एलीट में से एलीट है। उनका मिशन एक ही था, तेंशु पैलेस को हर कीमत पर बचाना, जब तक ईविल बॉय झंग यी से भिड़ा रहे। डेंग शिंटोंग और लाइंग वायु ने बाकी साथियों को लेकर माउंटेन के टॉप की ओर चढ़ाई शुरू की, जहां फ्रॉस्ट कवर्ड जंगलों के बाद तेंशु पैलेस खड़ा था। लेकिन आधे रास्ते में ही उन्हें फॉरेस्ट में हलचल महसूस हुई। बर्फ गिरने की आवाजें कुछ अलग लग रही थी। लाइंग वायु का सिक्स्थ सेंस एक्टिवेट हुआ, समवन्स कमिंग, और बहुत सारे हैं। डेंग जिंटोंग ने कामली अपनी स्वॉर्ड ग्रिफिथ निकाली और कहा, बस यही उम्मीद थी हमें। झंग यी और हुआ ने उनके लिए सबसे बड़ा खतरा संभाल लिया था, ईविल बॉय और 100 डीमंस की नाइट परेड। अब ये लड़ाई उनकी थी। अंकल वायु भारी शरीर के साथ बर्फ में धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन उसकी ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग अब रंग ला रही थी। डार्क फॉरेस्ट में उन्होंने देखा, शैडोज तेजी से पास आ रहे थे। डेंग जिंटोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब हमें पता चल गया है तो छुपने का कोई फायदा नहीं। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और एनर्जी की एक ग्लोइंग बॉल उसकी हथेली में बनी, जो धीरे धीरे स्काई में उठ गई और एक तेज व्हाइट मूनलाइट में बदल गई, जिसने पूरी माउंटेन को रोशन कर दिया। अब सब कुछ साफ दिख रहा था। उनके चारों तरफ सैकड़ों ब्लैक सूट पहने एलियन एजेंट्स खड़े थे। नियॉन अंडरवर्ल्ड की ऑफिशियल ड्रेस में हर किसी की आंखों में क्रूरता चमक रही थी। फैटी सू ने गहरी सांस ली। कम से कम 500 से 600 है ये लोग, और हम? उसने उंगलियां गिनी, मुश्किल से 10। अंकल वायु मुस्कुरा दिया, तो क्या हुआ फैटी सू, डर गया फिर? फैटी सू ने आंखें मिचकाते हुए कहा, अब आदत हो गई है, लेकिन अब और बॉस पर डिपेंड नहीं करूंगा। मुझे खुद लड़ना सीखना है। उसी वक्त लाइंग वायु की स्वॉर्ड ड्रैगन ने हल्का वाइब्रेट किया। यह संकेत था किसी बड़े खतरे का। सबके चेहरे सीरियस हो गए। कैसल के नीचे युमा कोड के 2 प्रमुख कैडरे दिखाई दिए। एक था मिंगहेट सुजी, गोल्ड रिम स्पेक्स और शार्प सूट में, और दूसरा
काम येट डेंजरस मेडा यूइचिरो। मेडा ने माथा सिकोड़ते हुए कहा, फ्यू पीसफुल डेज एंड नाउ बैक टू वॉर। मिंग है ने हल्के से कहा, पीस कैन ओनली सर्वाइव विद सोर्ड्स, सो लेट्स फाइट। और उसने आदेश दे दिया, किल। युमाकॉट के एलियंस ने बिना देर किए मशीन गन्स निकाल लिए और डेंग शिंटोंग की टीम पर गोलियां बरसाई। फॉरेन फोर्सेस के पास भी ओरिजिन बुलेट्स और होली सिल्वर वेपन्स थे। ह्यूमंस ने अपने डिस्ट्रक्शन के हथियारों को परफेक्शन तक इवॉल्व कर लिया था। बाई चुन्यू ने दोनों हाथ जोड़े और उसकी बॉडी से पावर इरप्ट होने लगी। उसका हेयर हवा में उड़ने लगा। फैटी सू ने बिना समय गवाए अपनी एबिलिटी ब्लिजर्ड एक्टिवेट की। जैसे ही हमला शुरू हुआ, एक मैसिव स्नोस्टॉर्म उनके चारों ओर उठी और एक ही पल में तूफानी ब्लिजर्ड चारों तरफ फैलने लगी। चैप्टर 1520 इन्फिनिट स्वॉर्ड डोमेन, अनंत तलवार क्षेत्र। जमी हुई बर्फीली दुनिया में आइस और स्नो सिस्टम वाले एलियंस को हमेशा से एक एडवांटेज मिला है। ये वो पावर्स हैं जो किसी भी जियोग्राफिक लोकेशन में आसानी से अपनी ताकत दिखा सकते हैं। और अब ये वही हो रहा था। फैटी सू की एबिलिटी ब्लिजर्ड से उठी हुई स्टॉर्म चारों ओर फैल गई थी, जिसने युमाकॉट के एलियंस की फॉर्मेशन को पूरी तरह बिगाड़ दिया। कैच द थीफ फर्स्ट। लाइंग वायु की आंखों के पास नीला धुआं लहराने लगा। वो अब इप्सिलॉन डोमेन के बहुत करीब थी। उसकी स्ट्रेंथ हर दिन के साथ बढ़ रही थी। एक पल में ही वो ऊंचाई पर पहुंच गई और सीधे जा टकराई मिंग हेजोंग जी और मेडा यूइचिरो से। एक अपोनेंट मुझे भी छोड़ दो। डेंग शिंटोंग पीछे नहीं रहना चाहता था। अब वो और लाइंग वायु इस टीम की दो सबसे बड़ी ताकतें बन चुके थे। इसलिए सामने वाले दो एलीट कैडरी से उनका आमना सामना होना बिल्कुल सही बैठता था। लाइंग वायु ने बिना सोचे ही अपनी नजर मिंग हेजोंग जी पर टिकाई। वो सैमुराई स्वॉर्ड वाला स्वॉर्ड्समैन। बेस्ट वॉरियर्स अक्सर एक दूसरे को इंस्टिंक्ट से पहचान लेते हैं। मार्शल आर्ट्स की दीवानगी बस एक नजर में समझ में आ जाती है। उनकी नजरें मिली। पहले मिंग थोड़ा चौंका, फिर उसकी आंखों में उत्साह चमकने लगा। क्या सच में दुनिया में ऐसे वॉरियर भी हैं? लाइंग वायु की आंखों में हल्की मुस्कान उभरी। उसने अपनी तलवार लॉन्ग मिंग पर हाथ रखा, लेकिन जैसे ही वो स्वॉर्ड ड्रॉ करने लगी, मिंग हेजोंग जी ने पहला कदम उठाया। बाउंडलेस स्वॉर्ड डोमेन। अगले ही पल आसपास की दुनिया बदल गई। इमॉर्टल माउंटेन की बर्फीली घाटी गायब और सामने था एक प्राचीन युद्ध भूमि, वीरान और टूटी हुई। एक विशाल रेड मून आसमान में चमक रही थी और जमीन पर अनगिनत तलवारें धंसी हुई थी। कुछ टूटी हुई, कुछ खून से सनी हुई और कुछ ऐसे जैसे अपने मालिक का इंतजार कर रही हों। मिंग एक पहाड़ी पर खड़ा था। उसकी सैमुराई स्वॉर्ड जमीन की ओर तिरछी झुकी हुई थी। वेलकम टू माई डोमेन, उसने कहा। यहां से निकलने की एक ही शर्त है, किसी एक की मृत्यु। इजंट दिस वंडरफुल? एक संपूर्ण वॉरियर की ड्यूअल। कोई और इंटरफियर नहीं करेगा। लाइंग वायु ने ठंडी मुस्कान दी। बस यही चाहती थी। उसकी बॉडी से नीली एनर्जी लहराई और एक डेंस स्मोक उसकी स्किन से निकलकर उसे घेरने लगी। मिंग हेजोंग जी के लिए ये एक खतरे की घंटी थी। दिस इज माई फर्स्ट टाइम फाइटिंग अ चाइनीज वॉरियर। मिंग हेजोंग जी, यू मितिंग की फर्स्ट टीम का कैप्टन, कोड नेम इबारकी दौजी, एक स्ट्रेंथनिंग टाइप एलियन, पावर इंडेक्स 9900 पॉइंट्स। बात खत्म होते ही वो बिजली की रफ्तार से लाइंग वायु पर झपटा। उसके कदमों से उठा तूफान हवा को चीर रहा था। रास्ते की तलवारें उसके साथ उड़ती चली, वेपन्स के रूप में उसकी साइड से लहराती हुई। लाइंग वायु ने शांत मन से लॉन्ग मिंग निकाली और सामने वार किया। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, तलवारें बुरी तरह टकराई। लाइंग वायु ने सिर्फ एक स्वॉर्ड से कई ब्लेड्स तोड़ डाली, लेकिन मिंग की स्वॉर्ड स्पीड भी अद्भुत थी। एक एलियन वॉरियर के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होती है अपनी फिजिकल फिटनेस को सुपर ह्यूमन लेवल पर ले जाना, ताकि वो इंस्टेंट किल कर सके, भले ही अपोनेंट उससे ज्यादा पावर इंडेक्स वाला हो। मिंग के हर एक वार के जवाब में लाइंग वायु की डिफेंस फ्लॉलेस थी।
उसने हर कट, स्टैब और स्ट्राइक को तुरंत काउंटर किया। लॉन्ग मिंग एक हेवी टैंग स्वॉर्ड थी, जिसकी सीधी धार ने सैमुराई स्वॉर्ड के मुकाबले में वेट और इम्पैक्ट का फायदा दिया। जैसे जैसे फाइट बढ़ती गई, लाइंग वायु ने मिंग की रैपिड स्वॉर्ड प्ले को पढ़ लिया। अब वो बैकहैंड से उसको दबाव में लाने लगी। झेंग! मिंग ने एक वार से बचने के लिए मुड़ते हुए कदम पीछे खींचे। उसके पीछे का बैटलफील्ड सीधा एक लंबी घाटी में फट गया, लाइंग वायु के एक वार ने। अब मिंग ने स्वॉर्ड फिर से शीथ में डाली, एनर्जी गैदर की और लाइटनिंग की स्पीड से फिर से झपटा। अब की बार उसका स्वॉर्ड लाइंग वायु की गर्दन की तरफ था। लाइंग वायु को डॉज करना पड़ा। स्टील ब्रिज पोज में पीछे झुकते हुए उसका सिर बालों से बाल बाल बचा। स्विश! कुछ बाल सैमुराई स्वॉर्ड ने उड़ा डाले। लाइंग वायु ने काउंटर में तलवार से सामने जोरदार वार किया, लेकिन मिंग ने हवा में बॉडी ट्विस्ट करते हुए उसे अवॉइड किया और जैसे ही जमीन पर गिरा, एक और स्वॉर्ड उठा ली। अब उसके दोनों हाथों में सोर्ड्स थे। 1000 सोर्ड्स! उसने गरज कर कहा। मिंग बैटलफील्ड की जमीन से सोर्ड्स उठाकर हवा में लाइंग वायु की ओर फेंकने लगा, जैसे मेटल स्टॉर्म। लाइंग वायु ने बैकहैंड वार से सबको काट डाला, लेकिन इतने में मिंग 2 सोर्ड्स लिए उसके सामने आ गया। अब क्लोज कॉम्बैट शुरू हुआ। हर एक सेकंड में दसियों सोर्ड्स ब्लेड से टकराई। ये फाइट प्योर मार्शल इंस्टिंक्ट और एक्सट्रीम बॉडी कंट्रोल का संग्राम था। लाइंग वायु अब समझ गई कि ये डोमेन क्या था, अ स्पेस रूल्ड बाय सोर्ड्स, एंड मिंग हेजोंगजी इज अ मास्टर ऑफ देम ऑल। इस इंटेंस डुअल की कोई जल्दी जीत नहीं थी। वॉरियर्स की लड़ाई सबसे खतरनाक होती है और सबसे धीमी भी, क्योंकि स्ट्रेंथनिंग सिस्टम वाले वॉरियर्स एक्सट्रीमली टफ होते हैं। डेंग शिनटोंग उस वक्त मेडा यूइचिरो से भिड़ चुका था। बिना एक भी शब्द बोले उसने अपनी टेक्निक से हमला शुरू कर दिया। वॉइड में तलवार के पैटर्न्स बनते गए और मेडा को मिरर लाइक प्रोजेक्शंस ने चारों ओर से घेर लिया। एक स्वॉर्ड थ्रस्ट। मेडा ने इंस्टिंक्ट से डॉज किया, लेकिन तभी पीछे से एक तीखी चोट महसूस हुई। क्या? उसने पीठ की ओर देखा। लोअर बैक में एक बड़ा वाउंड था और खून बह रहा था। डेंग शिनटोंग की एबिलिटी थी हेवन एचिंग। उसकी स्वॉर्ड ऐसे डायमेंशन से वार करती है जो आंखों से नजर नहीं आता। मेडा पहले चौंका, लेकिन फिर होठों पर एक क्रूर मुस्कान उभरी। वेरी गुड, दिस इज इंटरेस्टिंग। तुम अब मेरी दूसरी फॉर्म देखने के काबिल हो।